अच्छा, बुक का नाम रिपीट कर देता हूँ, वो जो जावास्क्रिप्ट की सर कासिम बता रहे हैं वो है द स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। स्मार्टर वे टू लर्न हाँ, जावास्क्रिप्ट। स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट। ये प्लीज आप इसको, दो बुक्स अभी आपकी फोकस होनी चाहिए एक ये बुक और दूसरी जो बुक है मास्टरिंग बिटकॉइन। इसके जो टेक्निकली हम दो चैप्टर 3 क्लासों में शुरू की कवर करेंगे। अच्छा, हमने जो लास्ट क्लास में है वो हमने ये देख लिया था कि ब्लॉकचेन क्या होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है, उसके अलावा वेब 1, वेब 2 और वेब 3 क्या होता है, ठीक है, और वेब 3 JS बेसिकली हमें क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे और उसके बाद अब आगे कंटिन्यू करते हैं और हम बेसिकली कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे इस बार कि बेसिकली क्या जो है वो अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? होपफुली मैं थोड़ा सा बिल्कुल लाउड ठीक आ बोल रही रहा है, हूँ। बिल्कुल ठीक आ रही ओके, है। चलें ठीक है। सो हमने वेब 1, वेब 2 और वेब 3 देख लिया था कि वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है और वेब 3 जो है वो बेसिकली क्या है, ठीक है। वेब 3 हमारे पास दो चीज़ें लेके आ रहा है, एक तो ओनरशिप का कॉन्सेप्ट है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास वेब 2 के अंदर ओनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम रीड एंड राइट कर रहे थे, ओन नहीं कर रहे थे। अब जो है वो हम रीड राइट एंड ओन कर रहे हैं, ठीक है। तो वेब 3 इज गिवन अस द ओनरशिप राइट। अच्छा, मैं इसको शेयर कर लेता हूँ। अच्छा, अब थोड़ी सी हम अगर हिस्ट्री को देखें तो जैसे ही हमारा इंटरनेट ऑन हुआ है, ठीक है, जैसे ही नेटवर्किंग हुई है, जैसे भी जिस भी अब आप वैसे भी हिस्ट्री के अंदर देखें ना, तो जब भी किसी कोई भी टेक्नोलॉजी आई है तो सबसे पहले जो काम हुआ है ना वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू पे हुआ है। एक्सचेंज ऑफ वैल्यू या किसी तरह से जो है वो पैसे के ऊपर काम हुआ है, क्योंकि देखें हिस्ट्री के अंदर तीन चीज़ें, अगर आप जिंदा रहने के लिए आपको बेसिकली जिस तरह से ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसी तरह से आपको पैसे की भी ज़रूरत है, ठीक है। ऑक्सीजन, पानी और पैसा, तो तीन चीज़ें आपको मतलब बेसिक्स नेसेसिटीज़ के अंदर अंदर है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू या पैसा जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसीलिए इंसान जो है वो जब भी कोई भी टेक्नोलॉजी आई है उसके अंदर सबसे पहले जो जिस चीज़ पे एम्फेसाइज हुआ है, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ है कि पैसे कैसे हों उसमें और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू कैसे हो उस टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप ब्राउन्स का देख लें, उससे पहले जो है बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद जो है वो आपका जैसे ही ब्राउन्स टेक्नोलॉजी आई या गोल्ड टेक्नोलॉजी आई या उनको ब्रॉन्ज और गोल्ड आपको मिलना शुरू हुआ, तो वो उन्होंने उसको जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की कि भाई उसको किसी तरह से पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाए। पेपर जब इजाद हुआ चाइना में तो उसको जो है वो एज अ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू यूज़ किया गया, ठीक है जी। तो इस तरह से जैसे ही इंटरनेट आया तो इंटरनेट के ऊपर भी कोशिश ये हुई सबसे पहले कि किस तरह से जो है वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू किया जाए। ईमेल और डेटा तो जा रहा है, ठीक है, इसी तरह से किसी तरह से पैसा भी जो है ना वो जा सके। सो आपको ये एक डिजिटल सबसे पहले जो है ये डिजी कैश के नाम से एक करेंसी 82 के अंदर जो है वो उन्होंने कोशिश की थी 82 के अंदर कि भाई कोई किसी तरह से जो है वो डिजी कैश जो है वो एक उन्होंने लॉन्च किया था। ये डेविड चॉम है, डेविड कॉम इसके अंदर और उन्होंने बेसिकली सबसे पहले जो है वो क्रिप्टोग्राफी और एनोनिमिटी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे इसके अंदर। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी जो है वो क्रिप्टोग्राफी की जो हिस्ट्री है वो तो एक्चुअल में बहुत पुरानी है, क्योंकि क्रिप्टोग्राफी जो है वो वैसे ही जो है हमारी बहुत अरसे से यूज़ हो रही थी। मतलब इट्स एन ओल्ड एज टेक्नोलॉजी। अभी भी आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाएंगे जिनकी जो है वो ट्रांसलेशन नहीं हो सकती है, या उनकी क्रिप्टोग्राफी जो है वो इनक्रिप्ट नहीं हो सकती, डिक्रिप्ट नहीं हो सकती, ठीक है। सो हुआ ये है कि इन्होंने जो है वो सबसे पहले जो है वो ये यूज़ किया। 82 में इन्होंने लॉन्च किया था और उसके बाद 98 में जो है वो ये बैंकक्रप्ट हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया। कोशिश उन्होंने की थी कि ट्रेडिशनल करेंसी की तरह जो है वो एक डिजी कैश बना जाए। दिस इज़ समथिंग विच इज़ बेसिकली जो कि बिटकॉइन ने कर लिया, ठीक है, जो बिटकॉइन कर चुका वो चीज़ें अटैम्प्ट जो है वो बहुत पहले होना शुरू हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी डिजिटल कैश जो है वो उसमें बहुत सारी अटेम्प्ट हुई है। डिजी कैश इज द वन विच इज़ बेसिकली डन इन 1989। उसके अलावा मॉन्डेक्स है, मॉन्डेक्स जो है वो नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक ने निकाला था। साइबर कैश निकला है 94 में। ई गोल्ड जो है वो 96 में निकला था। उसके बाद एडम बैंक ने 97 में हैश कैश निकाला था, जिसमें हैशिंग एंड क्रिप्टोग्राफी की यूजेज हुई थी, जो आज भी बिटकॉइन का बेसिक पार्ट है।
ठीक है ना, जो एक्चुअल पार्ट है जहाँ से यूज हुआ है। उसके अलावा बिट गोल्ड यूज हुआ था, निक सैजबो। अच्छा, बिट गोल्ड जो है, बिट गोल्ड और हैश कैश या बिट गोल्ड जो है, बिट गोल्ड में बेसिकली फर्स्ट टाइम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट आया था कि भाई किस तरह से जो है वो आप गोल्ड को जो है वो किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहां से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आया था। जो हैश कैश है, इसको बेसिकली हैश कैश के अंदर बेसिकली ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, ये बिटकॉइन के, वो बेसिकली आए थे वहां से। अच्छा, बी मनी वे डाइन इन 98 में एक और करेंसी की इजाद हुई थी। इसको बेसिकली अर्लियर वर्जन का भी कहा जाता है बिटकॉइन का। वे डाई ने बेसिकली की थी, और सतोशी नाकामोटो ने इनको बेसिकली स्टडी करके और अपने वाइट पेपर में उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है इसको, बी मनी को, कि भाई ये इसके अंदर बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है मैंने वहां से लिए। और उसके बाद उन्होंने जो है वो एक ऐसा बिटकॉइन जो है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन पूरा बना, वो उन्होंने जो है वो इजाद किया था। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई जो लेजर है, लेजर टेक्नोलॉजी जो है, अच्छा लेजर टेक्नोलॉजी भी बहुत पुरानी है। अच्छा, लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो हमने देखा था कि न्यूयॉर्क पेपर्स के अंदर आज भी वो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और आज भी वो ब्लॉकचेन चल रही है, एंड दैट वाज वेरी ओल्ड। सो वो भी उसकी ब्लॉकचेन ही कहेंगे, क्योंकि उसमें भी वो हमारे पास जो है वो हैश जो है वो पब्लिश के हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो पब्लिश हुआ है न्यूज लेटर, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना है उसके अंदर लेजर की। ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात यह है कि क्यों इतनी हाइप है ब्लॉकचेन की। अच्छा, ब्लॉकचेन की हाइप जो है उसके बारे में अगर आप देखें तो व्हाई सो मच हाइप, चलिए ये हम देखते हैं कि ठीक है, कैश जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंटरनेट का, और वो अगर आप वैसे देखें तो पेपैल ने, अली पे ने, और उसके अलावा बहुत सारे और भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने ये सॉल्व किया था। लेकिन उसमें सब में जो मेजर चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी को रख के उसको सॉल्व किया था। पेपैल इज अगेन वहाँ पे भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है जो उसको मैनेज कर रही है, तो पेपैल मैनेज हुआ। एंड पेपैल आपको पता होगा कि किसने बनाया था, ये बेसिकली एलन मस्क ने जो है वो पहले इसको बनाया था, एंड देन बाद में ये पेपैल बना, और उन्होंने बेसिकली एक ईमेल एक्सचेंज ऑफ मनी, जिस तरह से आपका ईमेल एड्रेस जो है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं, उसकी बेस के ऊपर उसने ये प्लेटफॉर्म बनाया था। उसके अलावा आपको मालूम हो तो एक बहुत ही नॉर्मल एक प्लेटफॉर्म है जो कि अफ्रीका में चल रहा है। आई थिंक उसको क्या कहते हैं, इट्स नेम इज समथिंग लाइक, वो बेसिकली प्लेटफॉर्म जो है बहुत मशहूर है वहाँ पे अफ्रीका के अंदर जो यूज़ हो रहा है। उस प्लेटफॉर्म के अंदर जो बेसिकली चीज़ है ये है कि वहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है उस पे, वो बेसिकली आपके जो डम फोन है उसके एसएमएस के ऊपर या उसके जो पॉइंट्स है, आपके मिनट्स हैं, मिनट्स जो है एज अ कैश यूज़ हो रहा है, और वहाँ बहुत यूज़ हुआ है, और अभी भी बहुत ही मतलब वहाँ पे अनबैंक्ड जितने भी लोग हैं, बहुत सारे अनबैंक लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि अफ्रीका के अंदर यहाँ से ज़्यादा परसेंटेज है जो अनबैंक का है। और वहाँ पे जो है उन अनबैंक लोगों के पास मोबाइल फ़ोन थे, और उन मोबाइल फ़ोन से उन्होंने इजाद क्या किया कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो आपके मिनट्स हैं, ठीक है, कॉलिंग मिनट्स, वो एज अ करेंसी यूज हो रहे हैं। तो वो एक्सचेंज का पूरा एक सिस्टम निकला है। उसका नाम भी है मेरे ख्याल से, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, मैंने लिखा हुआ था, आई विल चेक। हाँ, एम पेसो के नाम से है ये, दिस इज एम पेसो। तो एम पेसो जो है वो एक्चुअल में एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था, बिकॉज यहाँ पे मीटिंग जो मिनट्स हैं मीटिंग के, सॉरी मीटिंग मिनट्स कह रहा हूँ, जो कॉलिंग मिनट्स हैं वो एज अ करेंसी यूज है। सो अगेन द थिंग इज के जो दूसरी बात ये है कि एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के अंदर जब आप कोई वैल्यू ट्रांसमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के अंदर बात ये है कि किसी भी चीज जिसको आप और मैं वैल्यू समझे, और जिसको हम बेसिकली एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के लिए यूज कर सके, या जिसको हम यूनिट ऑफ करेंसी समझे, हम उसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, मैं फिर आपको इसके बारे में और आगे बताऊंगा कि भाई क्या है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि व्हाई ब्लॉकचेन इज सो हाइप। ठीक है, हमने पहले भी लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि क्यों इतना हाइप है। उसकी वजह ये है कि अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में यह है कि जो सिस्टम्स हैं, जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, आपके इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होते हैं।
और अब भी जो सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर जो आपका इकोनॉमिक सिस्टम है, जो आपका पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स है, या आपकी जो गवर्नमेंट है, वो जो है वो इससे बड़ी इफेक्ट होने वाली है। आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पे जो है वो बहुत सारे मुल्कों में ऑलरेडी ये जो है वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, और उसके अलावा बहुत सारे छोटे एरियाज में भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, जहाँ पे विदाउट गवर्नमेंट भी अब पॉसिबल है कि आप ब्लॉकचेन के थ्रू जो है उस गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को, उस सर्विसेज के मैकेनिज्म, उस पब्लिक सर्विस के मैकेनिज्म को यूज कर सकें। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखें, अगर गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है, आपको गवर्नमेंट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि वो आपको पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप उन्हें टैक्सेस वगैरह में, गवर्नमेंट को जो है वो टैक्सेस वगैरह में आप पैसे देते हैं, और वो आपके लिए जो है वो रोड्स और ये सारी चीज़ें जो सिविल सर्विसेज है, ये जो पब्लिक सर्विसेज हैं, वो आपको मुहैया करती है। अच्छा, अब अपार्ट ऑफ दिस, आपने ये तो सुना होगा कि बैंक जो हैं वो इससे डिस्टर्ब होंगे और बुरी तरह से डिस्टर्ब होंगे। यस, बैंक को जो है वो डिस्टर्ब होना ही है, क्योंकि बैंक का काम सिर्फ यही है कि वो पैसे को, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करता है, ठीक है, और इसके अलावा और कोई उसका कोई काम नहीं है। ही इज जस्ट इज अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज बेसिकली मूविंग द कैश, मूविंग द ट्रांजैक्शन, और ऑथेंटिकेट कर रहा है ट्रांजैक्शन। अ पार्ट ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट्स भी इसकी वजह से परेशान है, क्योंकि गवर्नमेंट्स का पूरा मैकेनिज्म जो है, जो अभी का गवर्नमेंट का मैकेनिज्म है, वो पूरा डिसरप्ट होने वाला है, ठीक है। वो डिसरप्ट, या आप ये कहें कि एक नया निज़ाम आने वाला है, उसकी वजह से भी ब्लॉकचेन जो है वो बहुत ही इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा हाइप टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ब्लॉकचेन जो है वो अब जो है वो गवर्नमेंट के सिस्टम को, पब्लिक सर्विस के सिस्टम को, हर वो सिस्टम जहाँ पे आपके या तो ट्रस्ट का इशू है, या फिर आपका दूसरा कौन सा इशू है कि आपके पास बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है, ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एक और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने देखा होगा कि ये जितनी शाराएं बनती है या रोड्स बनते हैं, तो उसमें जो है ना वो चुंगी वाले बैठते हैं, या वो जो है वो चुंगी लेने वाले बैठते हैं, जो बेसिकली आपको जो है वो, जब आप गुजर रहे होते हैं तो वहाँ उनको आप बेसिकली पैसे दे रहे होते हैं। अच्छा, ये जो इकोनॉमिक टर्म्स में ये बेसिकली कहलाते हैं इकोनॉमिक रेंट। यानी कि इकोनॉमिक रेंट का मतलब ये है कि आप किसी हाईवे पे बैठे हुए हैं और उस हाईवे के ऊपर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो आप क्या करते हैं, उस हाईवे पे चुपके से जाके बैठ जाते हैं, और उसके अंदर बेसिकली अपना एक कोई भी इस तरह का कोई लॉ बना के वहाँ पे एड अप हो जाते हैं, और वहाँ से फिर आप अपने जो है वो चार्जेस ले रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर आप वीज़ा या सर्विस की, वीज़ा या मास्टर बैंक की बात करें, तो वो बेसिकली आपसे 3% चार्ज लेता है, 2% चार्ज लेता है। तो ये जो चार्जेस है बेसिकली, ये जो ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर जो वो सर्विस दे रहा है और उसके जो चार्जेस ले रहा है, वो बेसिकली इकोनॉमिक रेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है, बट द थिंग इज, मैं सिर्फ इजीली समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो वो जो इकोनॉमिक रेंट वाली जो सारी लोग हैं, वो सारे इससे डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग सारे हट जाएंगे, क्योंकि आपको बीच में किसी शख्स की जरूरत ही नहीं है एक चीज को यहाँ से वहां पे मूव करने के लिए। ब्लॉकचेन के अंदर आपको एक्सचेंज ऑफ वैल्यू के लिए बीच में किसी चीज की जरूरत नहीं है। द सिस्टम इज बेसिकली इटसेल्फ गिविंग यू द ट्रस्ट, और उसके अलावा वो आपको क्या दे रहा है, उसके अलावा वो आपको बेसिकली इम्यूटेबिलिटी दे रहा है, कि भाई आपको ट्रस्टलेस सिस्टम दे रहा है, और आपको बेसिकली वो कंप्लीटनेस दे रहा है एक ट्रांजैक्शन की, कि अगर आपने यहाँ से कोई चीज भेजी है तो जिसको भेजी है वहां पे पहुंचेगी ही, ये आपको अश्योरिटी दे रहा है, ठीक है जी। अच्छा, बहुत सारे लोग लो सो वॉइस के लिए कंप्लेन करते हैं। मेरे हिसाब से आवाज तो बिल्कुल ठीक आ रही है, सिर्फ मेरे ख्याल से दो लोगों को इशू हो रहा है ज्यादा वॉइस की वजह से। तो थोड़ा सा अपने हेडफोन वगैरह चेक कर लें। मेरे ख्याल से आवाज तो ठीक है। अभी कासिम भाई ने वैसे माइक भी और करीब कर लिया, अब शायद और बेहतर हो जाएगी आवाज। और नमाज की ब्रेक के लिए लोग कह रहे हैं, तो हम 5-10 मिनट का ब्रेक दे सकते हैं, 10 मिनट का। हाँ, हम आई थिंक 120 पे, या आई थिंक 130 पे हम ले लें ब्रेक। इज इट ओके? ठीक है जी। तो हम थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट ऐड अप कर लेते हैं। अच्छा, ये पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन, ये एक स्लाइड आ गई थी बीच में, लेकिन बेसिकली एक कंटिन्यूएशन में मैं बात करूं, तो जो हमारा जो ये इंटरनेट पे एक्सचेंज ऑफ वैल्यू का जो मसला है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा मसला क्या था कि ये सारे जो जितनी भी कोशिश हुई बिटकॉइन से पहले, वो फेल हो गई।
पार्ट ऑफ के भाई सेंट्रलाइज सिस्टम कोई है तो इसके अलावा। तो वो फेल क्यों हुई हैं कि वो फेल इसलिए हुई हैं कि एक प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व नहीं हो रही थी, और वो प्रॉब्लम थी डबल स्पेंडिंग की। डबल स्पेंडिंग का मतलब ये है कि मैं अगर आपको, मेरे पास अगर 50 रुपए हैं, ठीक है, या $50 हैं, ठीक है, तो मैं 2 लोगों को भेज सकता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेरे पास जो नेटवर्क है उसकी लेटेंसी और नेटवर्क के अंदर प्रोपगेशन का कोई ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसको कंट्रोल कर सके, और डबल स्पेंडिंग को रोकने का कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है, कोई भी तरीका नहीं था कि हम डबल स्पेंडिंग को रोक सके। एंड दिस इज द मेन प्रॉब्लम जो कि बिटकॉइन ने सॉल्व किया, ठीक है। अच्छा, बिटकॉइन ने किस तरह से इसको सॉल्व किया है? अच्छा, ये आपको मेरे पास एक नजर आ रही है इमेज। अच्छा, इसमें बेसिकली है क्या कि एक एलिस है, और एलिस जो है वो क्या कर रही है, कैटी और बॉब को पैसे भेज रही है, ठीक है। उसके पास जो है, लेट्स सपोज के उसके पास, उसको जो है वो एलिस और कैटी को $100 भेजने या ₹100 भेजने। अब उसके पास जो बैलेंस है वो है ₹100 का, ठीक है। अच्छा, ₹100 का बैलेंस है, और वो कैटी और बॉब दोनों को जो है वो एक साथ एक ट्रांजैक्शन करती है, और वो उसको ₹100 बेचती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल इस तरह से देना चाहूंगा कि लेट्स सपोज के अगर नॉर्मल सिस्टम है, तो उसमें अगर एलिस अगर जो है वो आपको ₹100 भेज रही है, तो आपकी जितने भी चेक्स हैं, मिसाल के तौर पे जब एलिस पहली दफा जाएगा और उसको जो है वो वेरीफाई करेगा, तो उसके पास बैलेंस में ₹100 नजर आ रहे होंगे, तो वो उसको वैलिडेट कर देगा और कैटी को पैसे दे देगा। और सेम टाइम पे अगर वो ट्रांजैक्शन दोनों दोनों जो वैलिडेशन हैं, दो अलग अलग अगर सिस्टम कर रहे हैं, और दोनों जो हैं वो उसको चेक कर रहे हैं, सपोज ए एक सिस्टम है और बी एक सिस्टम, और दोनों बेसिकली क्या वैलिडेट कर रहे हैं, एलिस का बैलेंस वैलिडेट कर रहे हैं। जब ए सिस्टम और बी सिस्टम एक वक्त में अगर ट्रांजैक्शन उनके पास पहुंची है, ठीक है, तो वो क्या वैलिडेट करेंगे कि ये ₹100 जो है क्या एलिस के बैलेंस में ₹100 हैं, तो दोनों ही इसको कहेंगे हाँ ट्रू है, और उसको आगे भेज देंगे, ठीक है। तो एलिस जो है वो कैटी और जॉन को ₹100 देने में कामयाब हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड द डबल स्पेंडिंग। दैट मीन्स कि उसने अपने ₹100 से आगे जो वैल्यू ट्रांसफर किए दोनों को, वो ₹200 हो गई। अच्छा, ब्लॉकचेन अब इसको किस तरह से रोका है? ब्लॉकचेन के पास, जो बिटकॉइन के पास रोकने का तरीका क्या था कि बिटकॉइन ने बीच में जो है वो एक कंसेंसस एल्गोरिथम डाला। अच्छा, कंसेंसस एल्गोरिथम क्या है? कंसेंसस एल्गोरिथम इज बेसिकली, वो ये कहता है कि जितना नेटवर्क है, पूरा नेटवर्क, ठीक है, जितना नेटवर्क है, जितने लोग हैं उस नेटवर्क के अंदर, वो सब एग्री करेंगे कि, पहले तो वो एग्री करेंगे उस ट्रांजैक्शन के ऊपर, और फिर उस एग्री करेंगे उस ब्लॉक के ऊपर जिसमें वो ट्रांजैक्शन है। मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एलिस जो, अब अगर एलिस बिटकॉइन के अंदर ट्रांजैक्शन करनी है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आए तो आप 10 बार पूछिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है ये फंडामेंटल ऑफ ब्लॉकचेन, डबल स्पेंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, और उसको सॉल्व किस तरह से किया जा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एलिस जब ट्रांजैक्शन करती है तो होता क्या है कि उसके वॉलेट से या उसके एड्रेस से बेसिकली एक ट्रांजैक्शन होती है, और वो ब्लॉकचेन पे जाती है। अच्छा, ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन के ऊपर बेसिकली आपके पास नोड है। नोड जो है वो एक सिस्टम है जो कि बेसिकली क्या कर रहा है, उस नोड के ऊपर क्या है, उस सिस्टम के ऊपर पूरा डेटाबेस है, ठीक है। जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है बिटकॉइन के अंदर, जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, उसका एक डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के अंदर एक्चुअल में एलिस के पास क्या बैलेंस है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है, उसने क्या क्या ट्रांजैक्शन किया, उसका आपका बैलेंस क्या है, ये पता था, ठीक है। तो अगर एलिस कहती है, एलिस ने ₹100 कैटी को भेजे, तो उसने एक्चुअल में क्या किया है कि आवाज लगाई है कि भाई मैंने ₹100 जो है वो कैटी को भेजे। अब जो पहली नोट पे पहुंचेगा ये, तो वो क्या करेगा, उसको लिख लेगा अपने नेटवर्क पूल में से, उसको निकालेगा और लिख लेगा कि भाई ये जो है कैटी ने एलिस ने ₹100 कैटी को भेजे, ठीक है। एलिस ने ₹100 कैटी को भेजे, और वो क्या करेगा, ये लिख लेगा, ठीक है। अब दूसरा बंदा है, मिसाल के तौर पे मैं एग्जांपल दूं कि आसिफ मुगल है, ठीक है, और एक आरिस है। आसिफ मुगल का भी एक सिस्टम लेके बैठे हुए, दैट मीन्स कि वो एक लेजर लेके बैठे हुए, और हारिस भी एक लेजर लेके बैठा हुआ है।
अब एलिस की तरफ से एक ट्रांजैक्शन आती है, ठीक है, और वो कहती है कि मैंने कैटी को 100 रुपए भेजे। जब कैटी को 100 रुपए की आवाज लगाई तो हारिस ने जो है वो लिखा कि भाई, उसने दो चीजें देखेगा वो, कि एलिस के पास 100 रुपए का बैलेंस है, अगर है तो उसने लिख लेना है कि हाँ भाई 100 रुपए का बैलेंस एलिस से माइनस होगा और कैटी पे 100 रुपए का बैलेंस ऐड होगा, ठीक है, ये उसने लिख लिया। और हारिस के पास अब उसने, एलिस ने जो दोबारा से आवाज लगाई है कि मैंने 100 रुपए जॉन बॉब को भेजे, ठीक है। अब जो दूसरा हारिस हारिस के पास तो चला गया, उसने लिख लिया कि भाई 100 रुपए भेजे, उसने करेक्ट कर ली। दूसरी आवाज जब हारिस के पास पहुंची तो उसने कहा कि अब अगर उसने लेजर में देखा तो उसने देख रहा है कि भाई उसके पास नहीं है। मिसाल के तौर पे क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ये बात कर रहे हैं कि दो अलग अलग लोगों के पास दो अलग अलग आवाज पहुंची, ठीक है। पहली आवाज क्या पहुंची है, एलिस ने कैटी को 100 रुपए भेजे, किसको पहुंची है, हारिस को पहुंची है, हारिस ने लिख लिया। अच्छा, अब दूसरी आवाज जो आसिफ मुगल को पहुंची है, वो पहुंची क्या है कि एलिस ने बॉब को 100 रुपए भेजे। अब एलिस अब आसिफ मुगल के पास जो उसका अपना बैलेंस था, उसका लेजर था, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि एलिस के पास 100 रुपए हैं और वो बॉब को भेज सकती है, ठीक है। एलिस के पास 100 रुपए हैं और बॉब को भेज सकती है। अच्छा, हारिस ने दूसरी वाली आवाज नहीं सुनी, क्योंकि हारिस क्या कर रहा है, अब उसने बेसिकली क्या करना है कि ट्रांजैक्शन को लेनी है, लिखना है, उसको अपने डब्बे में डालना है, डब्बा इज अ ब्लॉक, ठीक है, उस डब्बे में डालना है और उसने दौड़ लगा देनी है। दौड़ क्यों लगानी है उसको, क्योंकि उसको वो बॉक्स जो है वो ब्लॉक चेन में भेजना है, ठीक है। उसको ये रेस जीतनी है ताकि वो सबसे पहले आए, उस पे स्टैंप लगाए बॉक्स पे और उसको कहा कि भाई ये मेरा बॉक्स अब जाएगा ब्लॉकचेन में। अच्छा, सारे लोग जितने नेटवर्क में जितने भी लोग हैं, सपोज इस क्लास में 256 लोग हैं इस वक्त राइट नाउ, और मैं ये कहता हूँ कि ये एक बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का बिटकॉइन ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है, ठीक है, ब्लॉकचेन का एक नेटवर्क है। अब मैं कासिम, अभी यही एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मैं कासिम और उमैर को मैं ट्रांजैक्शन करने जा रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपए का बैलेंस है, ठीक है, मैं अभी दोबारा से बता रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपए का बैलेंस है, मेरे पास 100 रुपए। मैंने कहा कि भाई मैंने उमैर को जो है ना, उमैर को 100 रुपए भेजने, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, और आप 256 लोग जो इस वक्त यहाँ पर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हैं, नोड्स हैं, ब्लॉकचेन की नोड्स हैं। तो अब होगा क्या, मैं यहाँ से आवाज लगाऊंगा कि भाई मैंने 100 रुपए उमैर को देने हैं, तो आपने लिख लेने। अब आपने सबने जो है वो ये आवाज सुनी। अब मेरी आवाज जो है, अगर आप एक क्लास में बैठे हुए हैं तो मेरी आवाज जो ट्रेवल करेगी वो एक साथ सबको नहीं जाएगी, हो सकता है कि भाई वो आहिस्ता आहिस्ता आखिर तक पहुंचे। तो मेरी आवाज जो जा रही है, पहली जो मैंने कहा कि भाई मैंने उमैर को 100 रुपए भेजे, ये एक मैसेज गया। दूसरा मैसेज मैंने फिर निकाला कि मैंने उमैर की जगह मैंने कह रहा हूँ कि मैंने 100 रुपए आसिफ को दिए, मैंने 100 रुपए आसिफ को दिए, ठीक है। अब ये दूसरी आवाज है, अब दूसरी आवाज पहुंच रही है, तो हो सकता है कि आप अगर दो आप लोग अगर सारे बैठे हुए हैं क्लास के अंदर या आप लोग यहाँ पे मेरी बात सुन रहे हैं, तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज जो पहुंचा है, ठीक है, ये मैसेज जो पहुंचा है, ट्रैवर्स हुआ है, इसमें कुछ लोगों के पास मेरा पहला वाला मैसेज गया कि उमैर को 100 रुपए दिए, और कुछ लोगों के पास मेरा दूसरा वाला मैसेज गया कि मैंने आसिफ मुगल को जो है वो 100 रुपए दिए। दोनों लोग मेरे दोनों लोग एक्चुअल में उस ट्रांजैक्शन को, जिन जिन के पास ये दो अलग अलग मैसेज पहुंचे हैं, जिनके पास दोनों साथ में मैसेज पहुंचा है, वो तो एक लेंगे कोई और एक ड्रॉप कर देंगे, एक को कहेंगे कि भाई ये गलत है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कह रहा हूं जिन लोगों के पास दोनों आवाज पहुंची है, जिन लोगों के पास दोनों आवाज पहुंची है वो ये कहेंगे कि भाई ये एक कोई एक ट्रांजेक्शन सही है, कोई एक ट्रांजेक्शन गलत है। जिन लोगों के पास एक आवाज पहुंची है वो मेरे किसी भी एक जो जिनको मैसेज मिला है, दोनों दोनों जिनके पास एक एक आवाज पहुंची है वो दोनों ही मेरे जो मैसेज है उसको करेक्ट कह रहे होंगे कि ये बिल्कुल वैलिड है, ठीक है। उमैर को 100 रुपए दिए और दूसरा वाला कह रहा होगा भाई आसिफ को 100 रुपए दिए उसने, ठीक है। उसके बाद मेरा बैलेंस जीरो हो गया उनकी बुक्स के अंदर। अब होता क्या है कि जो पूरा नेटवर्क है इसके अंदर ये जितने लोग हैं शामिल, वो सब क्या करेंगे कि बॉक्स में ट्रांजैक्शन लिखेंगे और बॉक्स में डालेंगे और फिर एक दौड़ लगा देंगे। ये दौड़ क्या है, ये प्रूफ ऑफ वर्क है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि आप एक ऐसी रेस का पार्ट बन रहे हैं कि जिसके अंदर जो फर्स्ट आएगा ना, जो फर्स्ट आएगा वो अपना ब्लॉक स्टैम्प लगा देगा और ब्लॉक को कहाँ रखेगा, ब्लॉकचेन के लिए रखेगा कि भाई ये ब्लॉक जो है वो ब्लॉकचेन में जाएगा। तो होता यही है कि वो क्या करेगा,
दौड़ लगा देगा हर एक आपके, आप जितने ये 259 लोग हैं, ठीक है, जितने भी लोग हैं 260 259 लोग जो अभी इस ब्लॉकचेन का पार्ट है, वो सारे के सारे ट्रांजैक्शन लिखेंगे, बॉक्स में डालेंगे और दौड़ लगा देंगे, ठीक है। और जो उसमें से पहला फर्स्ट आ जाएगा वो अपने ब्लॉक पे स्टैंप लगाएगा कि जी मैंने जो है ये ब्लॉक बना लिया अब, और अब वो अनाउंस कर देगा कि भाई ये ब्लॉक है नया वाला, यानी कि ये ब्लॉक जो है वो नया ब्लॉकचेन में जाएगा। उसमें जो भी ट्रांजैक्शन अभी मेरी लिखी हुई है, जो भी जीता, लेट्स सपोज कि आसिफ मुगल जीत गए, ठीक है, या हारिस जीत गए, चल मिसाल के तौर पे हारिस जो है वो जीत गए, हारिस ने मेरी कौन सी वाली ट्रांजैक्शन लिखी है, हारिस ने मेरी ट्रांजैक्शन लिखी है कि मैंने उमैर को 100 रुपए दिए, ठीक है, उसने वो अपनी ट्रांजैक्शन ब्लॉक में डाली। अब होगा क्या कि जब वो रेस जीत के आ गया तो सारे के सारे लोग जितने भी इस नेटवर्क में लोग हैं वो सारे के सारे इसको वेरीफाई करना शुरू करेंगे, उस बॉक्स को, कि इस बॉक्स में जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिड है या नहीं। जब वो कह देगा कि ये वैलिड है और सब पूरा जो नेटवर्क है वो मान लेगा कि ये वैलिड है, तो ऑटोमेटिकली मेरी जो एक ट्रांजैक्शन है वो ब्लॉकचेन में राइट होगी और बाकी की सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो मेरी कौन सी वाली ट्रांजैक्शन गई है जो अभी ब्लॉक में गई है, वो ये गई है कि मैंने उमैर को 100 रुपए दिए। तो अब यहाँ पे आपके पास दो जगह पे चेक्स हैं, दोनों जगह पे डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती। इधर अगर आप जो है वो उस वक्त दोनों के दोनों मैसेजेस अगर एक शख्स को पहुंच गए तो वो तो ऑब्वियसली मना कर देगा ना कि भाई आपके पास 100 रुपए हैं, किसी एक को दे सकते हैं, दूसरी ट्रांजैक्शन इनवैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर कोई एक मैसेज एक के पास पहुंचा है और वो उसको अपने बॉक्स पे डाल रहा है, तो पूरा नेटवर्क जो है वो कोई एक बात पे इत्तेफाक करेगा, या तो ये इत्तेफाक करेगा कि मैंने उमैर को 100 रुपए दिए, या ये इत्तेफाक करेगा कि मैंने आसिफ मुगल को 100 रुपए दिए। और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा जो भी ब्लॉक बनाने वाला जीत गया है उसके जीतने पे ये डिपेंड करेगा। तो ये है वो कहानी, ठीक है, ये वो स्टोरी है, ये वो प्रोसेस है जिसकी वजह से सतोशी नाकामोटो ने डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम खत्म कर दिया और उस सिस्टम को जो है वो ट्रस्टलेस बना दिया। तो यहाँ तक जो बात है ये आप लोगों की समझ में आई है या नहीं आई है, इस पे हम क्वेश्चन ले लेते हैं और हम ब्रेक भी ले लेते हैं नमाज का, ठीक है जी। अच्छा, अब जिसके जिसके क्वेश्चन हैं हम क्विकली ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही सर, तकरीबन 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स को, और जो तकरीबन आपने 40 मिनट पढ़ाया है सर, कुछ पता नहीं चला आपने क्या पढ़ाया है, बिल्कुल आवाज नहीं आई सर। बीच में जब आपने मेरा नाम लिया था, माइक आगे किया था, उस टाइम आवाज आई है, उसके अलावा कोई आवाज नहीं आई, और अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही कि आप बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। ओके यार, इतना बड़ा लेक्चर मैंने दिया है और ओके जनाब, आपने पढ़ाया, बिल्कुल आवाज नहीं आई सर। और चलें ठीक आपको है। मैसेज देख सकते हैं कि 100+ स्टूडेंट्स ने जो है ये कह रहे हैं कि सर वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, और आप अच्छा पढ़ाते जा अगर रहे थे। अच्छा अगर अच्छा अब मैं ब्लॉकचेन का रूल ना यहाँ अप्लाई करने वाला हूँ। अगर पूरा नेटवर्क जो है मेरा, मेरे जी नेटवर्क सर। है अभी 260 स्टूडेंट का, जी सर। और अगर 51% को आवाज़ सही आ रही है तो इसका मतलब है मेरा जो मैसेज है वो डिलीवर हो गया, सही। ठीक है। और जी बिल्कुल 51% से कम लोगों को आई है तो इसका मतलब है कुछ और इशू है। अब मैं अगर किसी जी, को आ अभी तो रही है, क्लियर है सर, अगर जो किसी को पिछले आ रही है 40 आवाज, मिनट थे वो आपकी बात। अच्छा तो अब ये 51% का रूल अप्लाई होगा जनाब। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम और सर। नेक्स्ट, हाँ जी बोलें। सर एक तो आपकी आवाज़ क्लियरली आ रही थी, कोई इशू नहीं था मेरे एंड पे। और ठीक है जी। सेकेंडली जो मेरा क्वेश्चन है ये डबल स्पेंडिंग में, लाइक ये जो एक नेटवर्क होता है और इसमें जो जितने भी ऑडियंस है ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं उस नेटवर्क के। नहीं, नोड्स हैं। आप सारे इस क्लास में क्या हैं, आप सारे इस क्लास में एक नोड हैं जो क्या रिसीव कर रहे हैं, मैसेज रिसीव कर रहे हैं, मेरा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैसेज रिसीव कर रहे हैं। अब जैसे ठीक है। आसिफ मुगल ने कहा कि मुझे तो आपका मैसेज ही रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये अब क्या हो गया, नेटवर्क की लेटेंसी का प्रॉब्लम है। किसी को रिसीव हुआ, किसी को नहीं रिसीव हुआ, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि भाई किसी को आवाज आ रही है, सर किसी को नहीं आई, ठीक है, मिसाल के तौर पे ठीक है। ये नेटवर्क की लेटेंसी का प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा मैसेज जो है वो इस पूरी क्लास को जा रहा है, ठीक है, और ठीक आप है। सारे जो हैं वो इस मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और लिख रहे हैं, दिमाग में लिख रहे हैं या पेपर पे लिख रहे हैं या आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क। अब बेसिकली ब्लॉकचेन का नेटवर्क भी इसी तरह से होता है और उसमें वो बात मानी जाती है
कंसेंसस के थ्रू वो बात मानी जाती है जो 51% लोग यस कह रहे हो, ठीक है। तो आधे से ज्यादा नेटवर्क जिसको यस कहेगा वो बात ट्रू हो जाएगी, ठीक है ठीक है जी। सर, ठीक है। ओके जी, ठीक। थैंक यू। नेक्स्ट जी सर सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक सिनेरियो बताया, एक टीम है जिनके पास मैसेज ए गया, सेकंड सेट है जिनके पास मैसेज बी गया है, और थर्ड है जिनके पास दोनों मैसेज गए हैं। अब ये भी तो हो सकता है सर कि अगर फर्ज करें जिनके पास हेलो जी, आपकी आवाज चली गई आपकी। ओके जी, नेक्स्ट कौन है? आई थिंक वो ऑफ हो गए बिल्कुल जी। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जितने सवाल करने कर रहे हैं मैं आपको बिल्कुल इसका जवाब दूंगा। कुछ लोग शायद बोर हो जाएं इन सवालों से, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डबल स्पेंडिंग का, क्योंकि अगर ये समझ में आता है तो आपको ब्लॉकचेन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अदरवाइज ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आगे आप बहुत स्ट्रगल करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, आगे बोलें। नुमान बात कर रहा हूँ सर। जी बोलें जी, नोमान अच्छा बोलें। सर, नुमान बात कर रहा हूँ सर। ये आपने बताया कि ना जिसका बॉक्स पे स्टैम्प लग जाएगी उसका ब्लॉक चेन में ब्लॉक चले आएगा, तो उसका ब्लॉक चेन में ब्लॉक जाने के बाद उसको कोई फायदा होगा? उसको डेफिनेटली फायदा होगा ना, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। इसी को रिवॉर्ड तो क्या माइनिंग मिलेगा कहते हैं। सर? तो उसको माइनिंग का तो मतलब क्या हुआ? देखिए, माइनिंग का मतलब क्या है? माइनिंग करते हैं ना ये लोग, क्या कर रहे हैं अभी जो ये काम कर रहे थे, जो लिख रहा था और जो बॉक्स में डाला और फिर वो भागा, ठीक है, और भाग के पहले आया, सबसे पहले उसने स्टैंप लगा दी। तो अब उसका ब्लॉक अगर वेरीफाई हो गया, पूरे नेटवर्क ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल सही है आपका आपका ब्लॉक, तो उसको जो है वो नेटवर्क जो है उसको रिवॉर्ड करेगा, ठीक है। और रिवॉर्ड क्या कर रहा है? रिवॉर्ड ये कर रहा है कि नए बिटकॉइन जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, सर, तो वो नए बिटकॉइन उसको मिलते हैं। तो यानी अभी कि अगर सर एक अगर मैंने बिटकॉइन जो है ट्रांजेक्शन वो, हाँ एक बिटकॉइन जो है वो अगर अभी सपोज कितने का है, मेरे ख्याल से $30,000 का होगा शायद, अभी कुछ नीचे आया हुआ है तो, पर अभी $60,000 का भी था, ठीक है ना। तो वो एक बिटकॉइन भी अगर मिल रहा है तो ये सारे काम तो आप लोग शौक से करेंगे ये वाले, ठीक है ना जी। यस सर। अच्छा सर, दूसरी चीज ये बताइएगा, जैसे कि अगर मैंने बॉक्स को पैक करा और जो मैंने काम किया उसके लिए मुझे ऑनलाइन होना जरूरी है, यानी कि मेरी मशीन एक्टिव हो, मेरे सिस्टम से कनेक्ट जाहिर सी बात होगा है तो ये काम होगा। जी। आप क्लास में होंगे तो ये आप मेरे मैसेज सुन सकेंगे ना, आप क्लास में नहीं होंगे तो मैसेज कैसे सुनेंगे? आपने तो क्लास ही मिस कर दी, ठीक है जी। ओके तुम सर, ये हसान बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, वो आपने कहा था कि अ, आपने प्रूफ ऑफ वर्क की बात करी थी, तो जो मुझे याद पड़ा था कि प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो उसके वक्त जो है ट्रांजैक्शंस के वक्त तो नहीं होता था शायद, बट अब मैं भी इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, मुझे बस थोड़ा थोड़ा सुना। प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो बेसिकली क्या है जनाब, कि आप जो भागे हैं और भाग के सबसे पहले आए हैं, वो ट्रांजैक्शन की बात, एक्चुअल मैंने तो अभी एक ट्रांजैक्शन की बात की ना, अब आप तो ट्रांजैक्शन लिखने वाले हैं, मैसेजेस आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं और उमर दोनों पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, तो आपको 2 मैसेजेस लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो बात यह है कि वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो एक्चुअल में क्या होता है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ, बाकी आप लोग आगे समझ जाइएगा। ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पूल में जमा होती हैं, वो पूल की ट्रांजैक्शन लेता है और वो उसमें बॉक्स में डाल देता है। ये इसी तरह से है जिस तरह से आप बेसिकली क्या करते हैं, पोस्टमैन को मैसेज भेजते हैं। पोस्टमैन कहाँ जमा करता है? अपने वो एक डब्बे में जमा करते हैं ना, पोस्ट जब आपके पास लेटर है वो आपने पोस्ट में डाल दिया, वो एक डब्बे में चला गया। अब वो डब्बा जो है वो पूरा जब फिल हो जाता है तो बंदा आता है उसको लेके चला जाता है, ठीक है, वो सारे, और उसको फिर किसी बॉक्स में वो फिल कर देगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये भी इसी तरह से है कि आपके पास एक पूल पड़ा हुआ है रिक्वेस्ट का, वो रिक्वेस्ट उस पूल में से उठाता है और डब्बे में डाल देता है, ठीक है। हर शख्स ये काम करता है, पूरी क्लास जो है ये काम कर रही है कि अपने मैसेजेस जो उसके पास आए वो उसने निकालने, एक डब्बे में डालने और दौड़ लगा देनी, ठीक है। और दौड़ लगा के वापस उसमें स्टैंप लगानी है कि जी मैंने सबसे पहले जो है इस रेस में मैं सबसे पहले जीत गया हूँ, इस क्लास में, पूरी क्लास में जो सबसे पहले जीतेगा वो स्टैंप लगा देगा और उसका ब्लॉक चला जाएगा आगे, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है? प्रूफ ऑफ वर्क ये है मेरे भाई कि ये जो आपने कहा है, आपने जो स्टैंप लगाई है और ये जो ब्लॉक बनाया है, सारे लोग उसको चेक करेंगे और वो उनका इंटरेस्ट क्या है कि आपको किसी तरह से फेल कर दें। अगर फेल हो गए तो आपको जो है वो एक्चुअली इनाम भी नहीं मिलेगा और आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आप ये चाह रहे हैं कि कोई गलत काम हो ही नहीं कि मुझे फेल कर सके, क्योंकि मैं एक पूरी मेहनत करके आऊंगा और बड़ी मुश्किल से पूरी क्लास से, यानी कि 260 लोगों की क्लास से मैं अभी जीत रहा हूं, तो मैं पूरी ये मेहनत करके आऊंगा, मैं जीतूंगा उसको, और उसके बाद मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा। वो रिवॉर्ड भी जब मिलेगा जब सारे लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई
आपने बिल्कुल सही काम किया, ठीक है ना। तो ये जो वेरीफाई करना है ना, ये वेरीफाई करना, ये वेरीफाई दो चीजों में होता है। एक तो आपकी जो बॉक्स का मटेरियल है कि उस बॉक्स में जो मटेरियल है वो बिल्कुल सही है, वो वैलिड है, एक ये चेक होता है। दूसरा ये चेक होता है कि आप जो भाग के आए हैं वो भागना जो है आपका, आप जो रेस लगा के आए हैं वो सही है कि नहीं है, उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। वो सब वेरीफाई करते हैं आपका प्रूफ ऑफ वर्क कि आपने जो ये भाग के आए हैं उसमें कोई बेईमानी तो नहीं की, कोई आपने शॉर्टकट तो नहीं मारा, आपने कोई गलत तरीके से तो जो है वो रिजल्ट ही लेके आ गए, उसको कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है कि जब सारे लोग आपकी दो चीजें वैलिडेट कर रहे होते हैं, एक तो बॉक्स का मटेरियल और एक आपकी रेसिंग, ठीक है, क्या वो वेरीफाई है कि नहीं। ओके जी, नेक्स्ट। जी जी, कौन और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है लाइक जैसे हमारे पास एक नेटवर्क है उसके अंदर 100 नोड्स है, तो अब तो ये तो हमारे पास डिसेंट्रलाइज नेटवर्क होगा ब्लॉकचेन में, तो इसमें ऐसा पॉसिबल है कि मीन लोग आपस में मिलकर अपनी एक मोनोपोली बना दें और उसमें उस चीज़ को प्रूफ कर दें कि लेट्स सपोज के 50 लोग आपस में मिल के और बाकी जो है वो नॉर्मल आपस में नोड्स है, वो कोई एक बंदा लेके आता है कि लेकिन यार अगर आपकी 260 की क्लास है उसमें से 50 लोग मिल भी गए तो बाकी के लोग तो उसको फेल करेंगे ना। 50 जो है वो तो कम हो गया, 50 तो कोई बात सही कह नहीं सकते। हमें तो 51% लिखें, यानी कि आपको कितने लोगों को खराब करना पड़ेगा। अगर 260 की क्लास है तो कम में कम जो है वो आपको 130 लोगों को, 130 नहीं 260 है ना, तो 50% 180 जितने लोगों भी को, बनेगी 180 यानी 200 लोगों को, कम से कम 200 लोगों को आपको अपने साथ मिलाना पड़ेगा, एंड दैट्स अ कॉस्ट, अ बिग कॉस्ट। तो हो सकता है कि मीन ये वाली कॉस्ट जो आप रिवॉर्ड विन कर रहे हो उससे ज्यादा हो, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है कि वो मिला लें। भाई आपको इतना पावर चाहिए ना। अब आपको समझेंगे 200 लोगों को आपको खाना खिलाना है, उनकी उनकी जो है मिन्नत समाजत करनी है, उनके पाँव दबाने हैं, आप अकेले बंदे कितना काम करेंगे? 200 लोगों को आप कैसे कर सकते हैं? ठीक है, और रिवॉर्ड जो है वो उसके हिसाब से जो रिवॉर्ड मिल रहा है एक ब्लॉक के ऊपर वो इतना ज्यादा नहीं है फिर। तो यही बात होती है बेसिकली कि मेरा जितना यही ज्यादा क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उसको खराब करना और मुश्किल होगा। मिसाल के तौर पर मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत आसान एग्जांपल है। आपकी शादी हुई भी है? नहीं अभी सिंगल। चलें जी, नहीं हुई है ना, बहुत अच्छी बात है। अब आपकी शादी होगी तो क्या होगा? आपकी शादी होगी, जिससे भी आपकी शादी होगी, ठीक है, अब जब शादी होगी तो आपके माँ बाप, आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे? पूरे खानदान वाले को बुलाएंगे, सबको बुलाएंगे। सबको क्यों बुला रहे हैं? कंसेंसस के लिए कि भाई ये इस बंदे की जो शादी है ना, क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? हेलो, अच्छा, बहरहाल आपकी जो शादी हुई है, ये दूल्हा दुल्हन की जो शादी है वो उसके सब गवाह होते हैं कि भाई हाँ इनकी शादी हो गई है, अब ये लोग दोनों साथ में रह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली क्या है? कंसेंसस है। अब आप ये बता दें, अब आपको अगर ये कहलवाना है कि भाई मेरी इससे शादी नहीं हुई, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसे तलाक दे दें, या फिर आप सारे उन लोगों को ये अपने साथ मिला लें कि भाई मेरी शादी इनसे नहीं हुई। अगर आपको तलाक नहीं देनी तो आप दूसरा काम क्या करेंगे? सब आधे से ज्यादा लोगों को मिला लें कि भाई मेरी इनसे शादी नहीं हुई, कोई है ही नहीं गवाह इसका। तो कौन सा मुश्किल काम है? ठीक है, उन सबको मिलाना जो है वो ज्यादा मुश्किल काम है, कॉस्टली काम है, एज कम्पेयर टू कि मैं उसको डाइवोर्स दूँ। और डाइवोर्स के अंदर भी वो कंसेंसस होगा कि हाँ भाई ये इसकी शादी हुई थी, खत्म हो गई। तो दैट प्रूफ ऑफ ट्रुथ, ठीक है, ये सच्चाई जो है, इसको बेसिकली क्या हो रहा है, इसकी सच्चाई का बेसिकली जो है वो गवाही ली जा रही है ना, कंसेंसस लिया जा रहा है कि भाई हाँ देखें इसकी शादी हो गई है, इससे शादी हो गई है, इस तरह की बात है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। जस्ट अ क्वेश्चन है, एक फॉर एग्जांपल ये है कि एक ब्लॉकचेन जो है, एक नोड होता है जो ब्लॉकचेन का, उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो वो जो नोड है वो ब्लॉकचेन के डेटाबेस में स्टोर होता है, जो भी लेजर होता है उसमें। तो फॉर एग्जांपल अभी सबसे पहली बात ये है, फॉर एग्जांपल एक जो भी जॉन है या उसके पास 2 ट्रांजैक्शन आई हैं, सेम एलिस ने 2 ट्रांजैक्शन सेंड की हैं 100 रुपीज की या जो भी 100 बिटकॉइन की, तो
फॉर एग्जांपल उसको कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट वन वाली ये वाली एक्सेप्ट करनी है, ट्रांजैक्शन ए एक्सेप्ट करनी है और ट्रांजैक्शन बी को रिजेक्ट करना है? क्या ये टाइम स्टैम्प की बेस पे है? और दूसरा क्वेश्चन ये है, फॉर एग्जांपल सिमिलरली सेम जो है वो किस तरह, यानी कि एक बल्क ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो स्टोर हो रहा है हाइपर लेजर पे या जो भी लेजर है उस पे, तो वो क्या पूरी की पूरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सारी पार्टीज अप्रूव करेंगी या कैसे वो होगा? कुछ इसकी समझ नहीं आ रही मुझे ना, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इस पे मुझे? अभी आपने एग्जांपल दी है लेकिन थोड़ा सी फिर भी कंफ्यूजन है मुझे ना उस पे। अच्छा जी, पहला सवाल तो ये है आपका कि कौन सा मैसेज वो लिखेगा, ठीक है। तो जो मैसेज उसके पास पहले पहुंचेगा वो लिख लेगा, और दूसरा मैसेज जो पहुंचेगा वो उसको झूठ बोल देगा कि भाई आपके पास 100 रुपए अब बचे ही नहीं है, तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि हो सकता है सिर्फ आपके पास एक मैसेज पहुंचे, तो ठीक है, आपके पास एक मैसेज पहुंचा है, दूसरे के बाद दूसरा मैसेज पहुंच गया है। उन दोनों के अंदर भी आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि जब सब वेरीफाई करेंगे इस चीज को, तो वो किसी एक चीज को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और वो कौन सी चीज वेरीफाई होगी? जो बॉक्स में होगी। और बॉक्स कौन बनाएगा? बॉक्स किसका जाएगा? जो उस रेस में जीत चुका होगा। तो कोई एक ही जीतेगा पूरे नेटवर्क से, जो जीतेगा उसकी बात सच मानी जाएगी। उसने जो भी लिखा है, आपने जो लिखा है उसका कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। आपने जो भी लिखा है उसका कोई कंसर्न नहीं है। जो आखिर में बॉक्स बनेगा और जिसको आप वेरीफाई करेंगे वो चीज जाएगी आगे लेजर के अंदर, ठीक है। वो ट्रांजैक्शन जाएंगी लेजर में। आपने अगर आप हार गए हैं तो आपकी कोई ट्रांजैक्शंस नहीं जाएगी। आपने जो भी लिखी हैं ट्रांजैक्शन, उसमें से वो ट्रांजैक्शंस जो उस बॉक्स में चली गई हैं वो आप खत्म कर देंगे। बाकी की ट्रांजैक्शंस को उठाएंगे और वापस नए बॉक्स में डालेंगे, ठीक है। तो उसमें से जो इनवैलिडेट हो गई वो ट्रांजैक्शन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है जी। ओके जी, नेक्स्ट। सर जस्ट सर ये जो बॉक्स है ये सेंट्रलाइज बॉक्स है या फिर ये क्या, यानी कि हर 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 शख्स बॉक्स बनाएगा ना, हर शख्स बॉक्स बनाएगा, तो हर फॉर शख्स एग्जांपल बॉक्स बनाएगा, लेकिन बॉक्स एक जाएगा एक वक्त में ब्लॉकचेन पे, ठीक है। 10 सेकंड हाँ बोले। लेकिन एक बॉक्स के अंदर जो एक नोड है उसके अंदर तो ब्लॉक है जो उसके अंदर तो काफी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी, तो वो हाँ यानी होगी। कि फॉर एग्जांपल ये समझ नहीं आ रही कि वो फॉर एग्जांपल अगर 10 ट्रांजैक्शंस हैं तो जो भी 10 ट्रांजैक्शन पहले वेरीफाई कर लेगा तो उसका ब्लॉक जाएगा लेजर के अंदर, ये करेक्ट है या फिर? 10 ट्रांजैक्शन वेरीफाई कर लेगा उसका ब्लॉक नहीं जाएगा भाई। देखिए 10 ट्रांजैक्शंस तो वेरीफाई हुई हैं आपकी, वो आपने बॉक्स में डाली है। अब बॉक्स सबने बॉक्स बनाया है, सबने 10 ट्रांजैक्शन डाली हैं और सबने बॉक्स बनाया। अब ये सवाल है कि भाई क्या आपने जो 10 ट्रांजैक्शन डाली है वही दूसरे ने डाली है? ये जरूरी नहीं है। हो सकता है उसके पास जो 10 ट्रांजैक्शन उसके बॉक्स में पड़ी हुई है, ठीक है, जो मैसेजेस उसके पास पड़े हुए हैं वो आपके मैसेजेस उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन जब आपने बॉक्स बनाया और आप जीत गए, तो आप क्या जो बॉक्स है जो ब्लॉकचेन में जाएगा उसको सच माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप जीत गए हैं, आप विनर हैं। आप जो कह रहे हैं सब उसको वैलिडेट करेंगे और अपने 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 लेजर को आपके हिसाब से सही कर देंगे। मिसाल के तौर पे इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी बुक है, जो आपका लेजर है, अगर आप जीत गए हैं, ठीक है, तो सब अपने लेजर को आपके लेजर से टैली कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट राउंड शुरू होगा, फिर नेक्स्ट राउंड में यही होगा, फिर वो भागेंगे, फिर सारी ट्रांजेक्शन डालेंगे, फिर भागेंगे, और फिर जो जीत गया उसके हिसाब से सब अपना अपना लेजर टैली कर लेंगे। तो ये बात है, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट। हेलो। बोले हैं सर। हेलो।
ओके अच्छा, पहला सवाल आपका ये है जो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, वो ये है कि भाई हम वीज़ा के पास क्यों जाते हैं, बैंक की ट्रांसफ़र कर दे उसको। तो उसका जवाब ये है मेरे दोस्त के, एक बैंक जो आपके गली मोहल्ले में है या पाकिस्तान के अंदर है, वो उसकी इंटीग्रेशन पूरी दुनिया से नहीं है। उसकी इंटीग्रेशन जो होनी है वो कुछ खास सिस्टम पे होनी है, ठीक है। और वो सिस्टम के ऊपर ही, वो सिस्टम अब जिसके भी होंगे, अब लेट्स सपोज कि वीज़ा एक सिस्टम लेके आया है और वो ये कह रहा है कि भाई कोई भी कार्ड से स्वैप करेगा, ठीक है, तो अब वो पूरी दुनिया में कहीं भी स्वैप करे, ठीक है, कहीं भी स्वैप करे तो वो वीज़ा के सिस्टम पे जाएगा। अब वीज़ा ने ये सिस्टम बनाया हुआ और वीज़ा ने पूरी दुनिया में जो है वो ये सिस्टम जो है वो बिछाया हुआ है। अब आपके यूबीएल ने तो नहीं बिछाया हुआ, तो यूबीएल क्या करेगा, यूबीएल उसके सिस्टम को यूज़ करेगा। मिसाल के तौर पे आपको कोई सामान भेजना है बाहर, तो आप क्या करेंगे, आप खुद तो जा नहीं सकते ना, आप कहेंगे मैं खुद जाके दे आऊँ, मेरी कंपनी में का जो राइडर है उसको बोलेंगे भाई यूएस में जाके दे आओ, तो आपकी तो ना कॉस्ट बन रही है ना कुछ बनेगा, आपको तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, व्हाट इज ऑप्शन फॉर यू, आप डीएचएल जाएंगे और डीएचएल को दे देंगे, डीएचएल पहुंचा देगा, आपसे मैं पैसे क्यों लेगा, वो होगा? पहुंचा देगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई यू आर बेसिकली यूजिंग द सर्विसेज। इसी तरह से बैंक भी सर्विसेज यूज करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि डीएचएल आपसे कहता है, जब आप भेज रहे हैं, वो कहता है मैं आपका ये नहीं लेके जाऊंगा। आप क्या कर लेंगे, अगर वो मना कर देता है कि मैं ये आपका पार्सल नहीं लेके जाऊंगा या मैं आपका ये मैसेज नहीं लेके जाता, आप क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, यू कांट डू इट, राइट। तो द थिंग इज कि आपको ऐसे ट्रस्टलेस सिस्टम की जरूरत है जो आपको आपकी बेसिकली बीच में हर्डल्स पैदा ना करें। किसी सेंट्रलाइज पावर के थ्रू अगर वो कोई फैसला कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आज आपके जैसे 99 या मेरे ख्याल से 99 में हुआ था यहाँ पे कि भाई डॉलर के अकाउंट तो सबके सीज हो गए। भाई बैंक ने कहा, भाई नवाज शरीफ की हुकूमत में ये हुआ था कि उसने कहा कि भाई आपके जो पैसे हैं वो हम सीज कर रहे हैं, अब आप यूज़ नहीं कर सकते। मेरे पैसे हैं, मैंने कमाए हैं, ठीक है, और मैं यूज़ नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट दी ओनरशिप मीन्स कि मैं, मेरी ओनरशिप नहीं है उस पर। अगर मैंने बैंक में दे दिए हैं तो अब बैंक की मर्जी है, वो जो भी करे। अब बैंक कह रहा है भाई आपका 10 लाख का बैलेंस है या 1 करोड़ का बैलेंस है आपका अकाउंट में, अब जाएं उनसे कहें कि भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए, मुझे दो, वो देंगे नहीं आपको, कहेंगे जी कल परसों आए तरसों आए और हमें आपको पहले से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भाई मेरे पैसे हैं, मैंने रखवाए, आप नहीं दे रहे। तो दिस इज हाउ द थिंग है, सी द ओनरशिप इज नॉट देयर। सो that's the problem they are solving, ठीक है जी। और कोई बेसिकली कासिम भाई का, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी। अच्छा, बेसिकली कासिम भाई जो बता रहे हैं ना कि ये जो एक्चुअली पैसा है ना, ये एक्चुअली पैसा मूव नहीं कर रहा आजकल की इकोनॉमी के अंदर। बैंक सिर्फ इज मेंटेनिंग अ लेजर ऑफ अकाउंट्स, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, किसने कितने निकाले, किसने दे दिए। एक्चुअली पैसा मूव नहीं कर रहा बैंक के अंदर। बैंक के लॉकर के अंदर एक्चुअल पैसा पड़ा हुआ है, मगर बैंक के जो हिसाब किताब है, अकाउंट्स हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम है, उसके अंदर सिर्फ लेजर्स में एंट्रीज घूम रही है, इंटरनेशनली भी लोकली भी। कोई ऐसा तो नहीं कि यूबीएल से एचबीएल में पैसे ट्रांसफर होते हैं तो यूबीएल वाले एचबीएल में रात को पैसे डिपॉजिट करवाते हैं फिजिकली कैश ले जाके, या आईएमएफ हमें पैसे देता है तो आईएमएफ हमें पाकिस्तान को कोई फिजिकल $1 अरब जो फिजिकली देता है, वो सिर्फ स्विफ्ट के अंदर एंट्रीज होती हैं। स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू जो एक बैंक के थ्रू दूसरे बैंक के हिसाब किताब मेंटेन होता है, वो सिर्फ लेजर में एंट्रीज हो रही होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट मूव हो रहा है, एक्चुअली पैसा नहीं मूव हो रहा। और वो जो लॉकर फ्रीज होने की बात और अकाउंट फ्रीज होने की बात करें, वो वर्स्ट के सिनेरियो में बैंक्स के पास लास्ट ऑप्शन होता है कंट्रीज के पास कि वो ऐसा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा हर दिन ऐसी कोई चीज होती है। जब कोई जंगी सिचुएशन हो जाती है, कोई बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, जब कंट्री डिफॉल्ट करने जा रहा है, तो कंट्री डिफॉल्ट करने से मुल्क तो सबसे ऊपर है ना, तो बैंक एक एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाके कंट्रीज ऐसा कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त करेंगी, मगर एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि फिजिकली पैसा। देखिए मैं इस बात से डिफर करूंगा थोड़ा सा कि अगर कोई लेट्स सपोज कि इंडिया के अंदर जो ये 500,000 रुपए वाला इंसिडेंट हुआ, अब ठीक है ना, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था, उन्होंने लिया और कर दिया। अब आप अगर वहां पे अगर आप होते उस वक्त, तो आप क्या कहते ना, आप तो बिल्कुल ही, अगर आप, मैं जो भी मकसद से किया उससे कोई मतलब जो भी मकसद से किया, 10% वो लोग होंगे जिनके लिए ये किया गया, लेकिन उससे 90% लोग इफेक्ट हुए और बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हुए, क्योंकि 1 महीने का टाइम है, आपको इतने कैश जो है वो कम करना है। अब हाउ कैन यू डू दैट, ठीक है ना। तो ये वो चीजें हैं
जो गवर्नमेंट्स करती है, ये कोई पाकिस्तान की बात नहीं है या कोई इंडिया की बात नहीं है, दिस इज ऑल ओवर द वर्ल्ड ये हो रहा है, ठीक है ना। आपने किसी को जब जी चाहा उसको निकाल दिया, इसके पैसे ब्लॉक कर लिए, उसके पैसे, अभी रशिया के साथ हुआ, उसके पैसे ब्लॉक हो गए। अब जितने भी लोग हैं वो इधर उधर फिर रहे हैं, जो भी उनके लोग हैं, मतलब उन पे उन्होंने लगा दी अभी, आई थिंक बीच में जो है वो चाइना के किसी उन पे लगा दी थी, पाबंदी लगा दी थी। तो दिस इज समथिंग के क्योंकि इस तरह का नेटवर्क बना हुआ है और उनके पास ये पावर आ चुका है, तो वो ये कर सकते हैं। मिसाल के वही बात है कि एक शाहरा है, हाईवे है, अब कल को वो जो चुंगी वाले हैं, ठीक है, जो ले रहे हैं आपसे पैसे, वो बंद कर दें रोड, क्या कर सकते हैं आप? बंद कर दिया उन्होंने रोड, उनके पास पावर है, वो रास्ता बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई आप डाइवर्जन होके जाएं, यहाँ से वहां जाएं, यहाँ से नहीं जा सकते, यहाँ से अगर जाना है तो आपको 1000 रुपए देने, 200 रुपए नहीं देंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज कि वहां पे जाके आपके पास, जब आप बेसिकली किसी थर्ड पार्टी को कोई पावर देते हैं तो उसका मिसयूज हो सकता है, क्योंकि इंसान जो है ना, इंसान या सिस्टम, दे आर बेसिकली ग्रीडी बाय द नेचर। तो जब वो ग्रीड करते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आती हैं, तो फिर आपको कोई ट्रस्टलेस सिस्टम चाहिए। तो बहरहाल ये सिस्टम, ये जो बात है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट में आ गई है। हम जो है वो थोड़ा सा डबल स्पेंडिंग पे ही फोकस करते हैं कि ये चीज कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आ गया और किस तरह से ब्लॉकचेन ने इसको सॉल्व किया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, देखिए फेसबुक एक सेंट्रल सिस्टम है, ठीक है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। सेंट्रलाइज सिस्टम में आप पेपैल यूज कर लें, एलीपे यूज कर लें, और बहुत सारे हजारों सिस्टम्स हैं, उसमें आपका डबल स्पेंडिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वही बैंक वाला सिस्टम है। बैंक में भी डबल स्पेंडिंग नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो आपका एक अकाउंट है, वो वहां से होके जाता है, ठीक है ना। अगर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो फिर उनके सेंट्रल ब्रांच से जो भी उनके सिस्टम्स हैं वहां से वहां जाएगा, वहां से वेरीफाई होगा, फिर जाके आपको जो है वो पैसे मिलते हैं। तो वही वो जो ये जो टाइम लगता है, ये डबल स्पेंडिंग को रोकने के लिए रखता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, चल लीजिए, ओके, थैंक यू, ओके जी। जी नेक्स्ट, यार उमर एक काम कर लें यार, ये जो हैंड रेज हुए हैं इनको थोड़ा लोअर कर दें, जिनके हो गए सवाल, और जो अनम्यूट करवा दें। मैं वैसे अनम्यूट कर रहा हूँ, लेकिन आप देख लें अनम्यूट और हैंड लोअर करने वाला अगर काम कर सके तो प्लीज। जी नेक्स्ट कौन है? और कोई सवाल है? आगे बढ़े। सर जी सर, यहाँ पे आपने प्रूफ ऑफ वर्क की बात की है, तो प्रूफ ऑफ वर्क के साथ एक प्रूफ ऑफ स्टेक होता है, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए उसमें कोई फर्क नहीं है, हम आगे जाके इसको पढ़ लेंगे कि क्या फर्क है। वैसे दिस इज बेसिकली जो आप कंसेंसस या बॉक्स जीतने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो आप भागें, रेस लगा के आए और ये काम करें, दिस इज कॉल्ड वर्क। स्टेक में ये होगा कि अगर आप जो है वो उस सिस्टम में हैं और उस सिस्टम का पार्ट हैं, तो आप जो है हर ट्रांजैक्शन के लिए स्टेक लगाएंगे। अगर आपने गलती की तो वो स्टेक यानी वो पैसे जो आपने लगाए हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो प्रूफ ऑफ स्टेक है, लेकिन इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अभी बहुत ही उसमें बता रहा हूँ। बट द थिंग इज कि कंसेंसस एल्गोरिथम के लिए जो गेमिफिकेशन का पार्ट है, वो प्रूफ ऑफ वर्क या प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी और बहुत सारे हैं जो कि उस गेमिफिकेशन को नलीफाई करते हैं। यानी कि ये जो भागने वाला तरीका है ना, इसके और भी तरीके हैं जिससे आप उसके अंदर सिस्टम के अंदर कोई गेमिफिकेशन, कोई जीतने वाला बंदा पैदा कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलें। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग ये सारी ट्रांजैक्शंस वैलिडेट कर रहे होते हैं, तो जो ब्लॉक ओनर होता है, अगर उसमें कोई एक ट्रांजैक्शन इनवैलिड है तो वो पूरा ब्लॉक ड्रॉप होगा या सिर्फ वो ट्रांजैक्शन ड्रॉप होगी? पूरा ब्लॉक अगर ब्लॉक है और उसमें कोई गलत ब्लॉक गलत बन गया है, ठीक है, उसमें कोई ट्रांजैक्शन इनवैलिडेट है, तो ब्लॉक जो है वो खराब होगा। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे अभी हमने ये डबल स्पेंडिंग की बात की है कि एक ही बंदा जो है वो 2 टाइम जो है वो स्पेंड कर रहा है, लेकिन अगर वो एक ही मनी को 2 दफा यूज करना चाह रहा हो तो उसके लिए भी सेम फिनोमेना होगा? ये दोनों एक चीज है? ये एक ही तो बात है ये दोनों। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो। जी बोलें, आवाज आ रही है मुझे। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो नोड्स होते हैं, तो नोड्स को ये उनको ऑथराइज किया जाता है तो वो नोड्स बनते हैं, उनको कोई परमिशन मिलती है, या ये कि कोई भी नोड बन सकता है? कोई भी नोड बन सकता है जो उनकी डेटाबेस को डाउनलोड कर सके, या जो डेटाबेस के डाउनलोड करके इन सिंक हो जाए
ठीक है, अपडेटेड हो जाए वो नोड में पार्टिसिपेशन कर सकता है। नेक्स्ट। ओके अच्छा सर, दो क्वेश्चंस थे मेरे। पहला क्वेश्चन ये कि आपने वो जो वैलिडेशन वाला आप प्रोसेस लोग जिनके बताया है, क्वेश्चंस हो जाएं वो लोअर अपने हैंड लोअर कर लें और प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, ठीक है जी। ओके नेक्स्ट। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि आपने जो ये वैलिडेशन का मैकेनिज्म बताया है, अच्छा इसमें बेसिकली अगर टाइम लैग आता है किसी भी पार्टिसिपेंट की तरफ से तो ऑब्वियसली वो सफर कर जाता है अल्टीमेटली। अगर से कोई डाउन टाइम टाइम है लैग या आ गया उसकी तो वजह हार से, गया ना, वो हार जाएगा, वो दूसरा बंदा जीत जाएगा, सिंपल। अच्छा। और दूसरी बात सर, ये जो जिसने भी बिटकॉइन इनिशिएट किया था, ऑब्वियसली द पर्सन, एवरी पर्सन इज बाइंग दोज कॉइन्स, तो वो रियल मनी तो अल्टीमेटली बैंकअप हो रहा है बैकएंड पे, जो बाय करता जा रहा है बिटकॉइन ना। तो जो जिसने बिटकॉइन इनिशिएट किया था, ऑब्वियसली उसने कोई बैंक अकाउंट पीछे मैप किया हुआ होगा जहां ये अल्टीमेटली मनी सारा जा रही है। तो उसकी यूटिलाइजेशन और फिर इसकी वैल्यू क्रिएशन कैसे हो रही होती है? मेरे भाई आप तो पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ कर गए। द थिंग इज कि बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल टोकन है, ठीक है। यानी कि इसको इस तरह से समझ लें कि आपका एक्चुअल कोई रियल पैसा नहीं है, रियल मनी नहीं है। जैसे यहाँ पे बात हुई, मैंने एक डिस्कशन की थी कि मोबाइल के जो मिनट्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं, तो मोबाइल के मिनट्स कोई पैसा तो नहीं है, लेकिन वो उनकी कोई वैल्यू है, तो वो एक्सचेंज हो रही है ना, एक्सचेंज ऑफ वैल्यू। तो आप मोबाइल का मिनट्स ट्रेड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे कोई आपके पास, इस एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई आ जाता है आपके इलाके में एक बदमाश। कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी मैं रावलपिंडी से। रावलपिंडी में तो वैसे ही मशहूर है हमारे, ठीक है ना। वो आ जाते हैं जी, एक बदमाश आ जाता है, वो कहता है भाई मेरे इलाके में जो है वो आज से ये पर्ची चलेगी, और इस पर्ची में मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं पर्ची 1000 रुपए की दे रहा हूँ तो सबको 1000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? जी बॉस बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ठीक है, तो ये क्या हो गया? उसने अपनी बेसिकली एक उस पेपर के ऊपर जो उसने लिखा हुआ है उसको एक बना दी भाई, पर्ची बना दी उसने। तो दिस इज एन वन एग्जांपल, ठीक है। उससे पहले अगर आप एक और हिस्टोरिकल एग्जांपल देख लें तो आपको पता चलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो थी वो डैनिश कंपनी थी शायद, आई थिंक यही नाम है शायद उनका, डच कंपनी थी, डच कंपनी थी एक। उनके दौर में बात ये हुई थी, उनके दौर में फूल जो था ना, फूल एक उस फूल की जो वैल्यू थी ना, वो एक बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू थी। यानी कि फूल को ट्रेड करने थे, फूल आपके फूल जो हैं वो ट्रेड होते थे, और वो फूल जिसके पास होते थे वो उनकी एक वैल्यू थी, और वो उस जमाने में वो बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बल्कि एक पूरा बबल बना हुआ था उसका, उस ट्रेडिंग का। और वो लिली के फूल थे, सिंपल। और वो लिली के फूल इतने ज्यादा मशहूर हो गए थे कि वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू में गोल्ड से भी ज्यादा उसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। तो वो एक्सचेंज होते थे। लेकिन सर देखिए, मैं एक्चुअली जो चीज, बेसिक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ से, आज मैं जाके बिटकॉइन बाय करने जाता हूँ, मैं वहाँ वॉलेट बनाता हूँ अपना और मैं परचेज करने जाता हूँ बिटकॉइन, तो मुझे अल्टीमेटली टू बाय दैट कॉइन मुझे कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर करना पड़ेगा ना? जरूरी नहीं है ट्रांसफर करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं 2017 में मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा था, और मुझे वहाँ पे बिटकॉइन जो है वो ऐड करना था। तो मैंने तो कोई पैसे नहीं दिए, और उन्होंने जो है वो मुझे बिटकॉइन दिए, क्योंकि मेरी सर्विसेज के अगेंस्ट में मुझे बिटकॉइन दिए थे उन्होंने, ठीक है। मैंने उनको वहाँ पे इंटीग्रेट किया था बिटकॉइन का नेटवर्क, तो उन्होंने मुझे पैसे की जगह बिटकॉइन दे दिए थे। अब आप अगर कैश, अब अगर आप परचेज कर रहे हैं तो डिलीवर की थी ना सर, देखिए आपने उनको सर्विसेज तो कुछ ना कुछ वर्थ, कोई ना कोई वर्थ तो आपको, यू हैव टू ट्रांसफर दैट वर्थ ना, वेदर इट कुड बी अ कमोडिटी और वो वैल्यू ऑफ एक्सचेंज में देखें। अब आपके पास बिटकॉइन पड़े में, बिटकॉइन किसके पास पड़े होंगे? बिटकॉइन माइनर के पास पड़े होंगे, ठीक है ना, जो बेसिकली उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उस माइनर के पास जो है वो बिटकॉइन पड़े होंगे, क्योंकि वो माइनर की वजह से ही जनरेट हो रहे हैं। जो नोड है, जो काम करती है, उसको जो रिवॉर्ड मिलता है, वो रिवॉर्ड इवेंचुअली कहाँ आएगा? मार्केट में आएगा। मार्केट में आएगा तो उसको वो क्या करेगा? ट्रेड करेगा ना।
ट्रेड कैसे करेगा? किसी न किसी करेंसी के साथ उसको एक्सचेंज करेगा, या तो वो डॉलर के साथ एक्सचेंज करेगा, या गोल्ड के साथ एक्सचेंज करेगा, या किसी सर्विस के अगेंस्ट में एक्सचेंज कर देगा। जी जी तो जी एक्सचेंज सर, ऑफ वैल्यू इस तरह से हो रही है। जी ये आपके यही पास अगर यही सर्विस नहीं है, आपके पास पैसे हैं, तो आप पैसे के अगेंस्ट से बिटकॉइन ले लेंगे। आपके पास पाकिस्तानी रुपीज है तो आप पाकिस्तानी रुपीज से खरीदेंगे, आपके पास डॉलर है तो आप डॉलर से खरीदेंगे, या आपके पास जी पाउंड है तो पाउंड से खरीद लेंगे। जी सर, तो किसी भी यही वैल्यू से यही खरीद लेंगे उसको। जी ये यहीं से मैं लीड कर रहा हूँ एक्चुअली। देखिए अल्टीमेटली जो भी मैंने इन रिटर्न वैल्यू ट्रांसफर की है वो कहीं ना कहीं तो जाके स्टोर हो रही है ना। से अगर मैंने कैश दिया है, डॉलर्स दिए हैं, तो वो बैंकअप हो रही है, यानी जिसने जो भी अल्टीमेटली जो मनी है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है, जो इनिशिएटर है बिटकॉइन का ना, और उससे वो कोई ना कोई वैल्यू क्रिएशन कर रहा है, जिसकी वजह से बैक एंड पे जो भी एसेट है उसकी वजह से आपका बिटकॉइन की वैल्यू क्रिएशन हो रही है। तो उस चीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाह रहा था। मुझे तो नहीं समझ में आया इसमें सवाल क्या है भाई। आपके अगर आप इकोनॉमी पढ़ना चाह रहे हैं पूरी, तो इकोनॉमी में तो ये है कि भाई जो डिमांड एंड सप्लाई चल रही होगी उसके हिसाब से सारी चीजें चल रही होती हैं। ठीक है ना? जिसको डिमांड होगी बिटकॉइन की वो आपसे लेगा, जिसको नहीं होगी वो आपसे नहीं लेगा। तो डिमांड एंड सप्लाई पे सारा गेम चल रहा होता है। ठीक है, आई होप के आई आंसर्ड इट। जी नेक्स्ट कोई है? जी जनाब। हेलो जी बोलिए। जी बोले बोले बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बोले, आवाज आ रही है सर मुझे? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि मैं लास्ट टाइम भी पूछना चाह रही थी लेकिन मेरा माइक अनम्यूट नहीं हुआ। सर जी, मैं शगुफ्ता टोटली बोलें। साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, लाइक बायो स्टूडेंट, एंड आई एम डूइंग बीएस बायोकेमिस्ट्री नाउ। तो बिल्कुल मैथ और कंप्यूटर मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो अगर मैं एफर्ट करूँ तो क्या मैं ये अचीव कर सकती हूँ, या मैं ऐसे ही टाइम अपना वेस्ट करूंगी? इवेंचुअली आप क्या करना चाहती हैं इस पर डिपेंड करता है। अब अगर आप बायो से हैं तो अगेन द थिंग इज कि आप अगर करना चाहें तो आप कर सकती हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकती? ठीक है। ओके सर, जो बहुत सेकंड सारे क्वेश्चन सीएस आपने हैं जो कहा ये कर था, रहे हैं और कर सकते हैं वो लोग। सर सेकंड आपने कहा था जब एक पर्सन अपनी एक ट्रांजैक्शन कर रहा है दो बंदों को एट द सेम टाइम, एंड लाइक वी ऑल आर, मुझे नहीं टर्म का पता कि हम शायद मॉडल्स हैं या मोड्स हैं जो भी हैं, तो जो सबसे पहले उसको रिसीव करेगा वो मैसेज राइट करेगा आपने कहा, और वही बॉक्स बनेगा क्या जिस बॉक्स की आप बात कर रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ ब्लॉक की, जिसके जो ब्लॉकचेन की टर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ब्लॉक जी को सर। बॉक्स कह दिया है, और बॉक्स के अंदर ठीक है। बेसिकली आप ट्रांजैक्शन डाल रहे होते हैं, तो सर और सारी सर मैं क्लास ये जो है वो कहना, ब्लॉक बना रही होगी वो। ठीक है। तो सर मैं यही कह रही थी, एट दैट टाइम जो पर्सन सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, सबसे ज्यादा उस टाइम जल्दी उस मैसेज को रिसीव करेगा, वो ही मतलब वो ब्लॉग बनाएगा ना। तो इसके लिए हम उस पर्सन को एक्टिव रहना, या हम कहें कि हर टाइम ऑनलाइन रहना भी तो मैटर जी करेगा ऑनलाइन ना? रहना, एग्जैक्टली ऑनलाइन रहना जरूरी है उसका, ऑनलाइन ओके इन सर, सिंक रहना थैंक यू। जरूरी है। ठीक है जी सर, नेक्स्ट। थैंक यू। तो सर मेरा नाम फहद। सर एक क्वेश्चन ये जी था कि फहद साहब बोलें। आपने क्वेश्चन किया, ये बताया था कि जो सर्टिफाइड ब्लॉक होता है वो लेजर में जाके लिखा जाता है, ठीक है। अब सवाल मेरा ये कि जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि एक बंदा दो ट्रांजैक्शन कर रहा है, अब यहाँ पे चूंकि डिस्ट्रीब्यूटेड आप कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइज सारा वो नेटवर्क है, तो अगर एक ट्रांजैक्शन एक नोड उसको सर्टिफाई कर रही है या एक अथॉरिटी उसको सर्टिफाई कर रही है और दूसरी ट्रांजैक्शन दूसरी अथॉरिटी सर्टिफाई कर रही है एट ए टाइम, तो वो जो डेडलॉक है कि मतलब कि जैसे आपने एग्जांपल दी थी कि उसने पैसे दो जगह स्पेंड किए, लेटेंसी की वजह से वो दो जगह स्पेंड हो सकते हैं, तो वो इधर यहाँ पे कैसे उसको कंट्रोल करेंगे? अरे भाई कंट्रोल कर लिया ना। अब देखें, एक तो ये हो रहा है कि मैसेज जो पहुंच रहा है, ठीक है, उसमें तो लेटेंसी हो सकती है कि मैंने जो आवाज लगाई वो आप तक पहुंची, दूसरे तक नहीं पहुंची, तो आप तक पहुंची तो आपने लिख लिया, दूसरे को बाद में पहुंची तो उसने बाद में लिख लिया। लेकिन मसला देखें, बात यह है कि लिखना एक काम है, ठीक है, लिख के बॉक्स में डालना और उस बॉक्स को वेरीफाइड करना दूसरा काम है। ये इंपॉर्टेंट काम है। बॉक्स जो है आपका, वो कोई एक वक्त में एक ही बनेगा, ठीक है ना, एक वक्त में एक बन रहा है। तो अब आपने सपोज कि आपके पास
आपने वो ट्रांजैक्शन जो मेरी दूसरी ट्रांजैक्शन थी वो आपके पास दोनों ट्रांजैक्शन नहीं पहुंची, चले ठीक है, मान लिया कि आपके पास तो दोनों ही ट्रांजैक्शन नहीं पहुंची, आपने जो बॉक्स बनाया था उसमें वो ट्रांजैक्शन थी नहीं, अब ठीक है, आपका बॉक्स तो वैसे ही अनवैलिडेट हो गया, ठीक है। ठीक, अब ठीक, आप तो हार गए हैं, तो आप किसकी जी, बात पे यकीन करेंगे? जो जीत गया है। तो अब आपको जो जीता वाला बॉक्स है वो जब आपके पास आएगा तो आप उसको वैलिडेट करेंगे और अपने लेजर में रख देंगे और अपना लेजर उस बॉक्स के हिसाब से अपडेट कर देंगे। तो आपके पास और पूरे नेटवर्क के पास, ठीक है, पूरे नेटवर्क के पास उस वक्त एक ही इंफॉर्मेशन होगी। तो अगर आपके पास वो मैसेज पहुंचा नहीं लेकिन बॉक्स में है, आप उसको वैलिडेट करेंगे और उसको मैसेज को ले लेंगे, ठीक तो है, आपके पास यानी पहुंच गया ना फिर वो मैसेज। अब बाकी ठीक के है, आपके पास जो मैसेजेस थे वो तो आप वैसे भी रीसेट करके दूसरा बॉक्स बनाएंगे आप। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे नेटवर्क में बिटकॉइन के जितना भी ये इसका ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, इसमें एक वक्त में एक ही सर्टिफाइड ब्लॉक हो एक सकता है। वक्त में एक ही सर्टिफाइड ब्लॉक होगा, इसीलिए तो प्रूफ ऑफ वर्क रखा हुआ है। अगर वो प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो यही काम कर रहे हैं ना, वो जो रेसिंग लगानी है, ठीक है, जी, कि आपने अगर जल्दी बॉक्स पैक कर लिया और जल्दी भाग गए तो ऑब्वियसली जल्दी आ जाएंगे। ठीक तो है, अब सभी काम ये कर रहे हैं, पूरी क्लास, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ब्लॉकचेन पूरी क्लास है तो सबके सब हर वक्त ये काम कर रहे हैं। ठीक है। और लेजर जो है, बनाते हैं और लेजर भागते हैं। जी, और लेजर मेंटेनेंस हर जो डिसेंट्रलाइज नोड है, हर एक के पास अपने हर बिल्कुल, अगर वो उसके पास लेजर मेंटेन नहीं है तो वो फिर पार्टिसिपेट नहीं करता नेक्स्ट राउंड। अच्छा, यानी कि जो सर्टिफाइड, यानी कि जो लेजर मेंटेनेंस करने वाले वही वो ब्लॉकचेन अथॉरिटी कहलाते हैं आपकी इसमें टर्म में। एग्जैक्टली, अच्छा, वही ठीक ब्लॉकचेन है। ठीक है। उस्मान बात कर रहा हूँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी उस्मान बोलें। जी, मेरा क्वेश्चन सर ये है, एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के ऐड होने में जो दरमियान में टाइम स्पेंड होता है ब्लॉक जनरेट करने में, की ट्रांजैक्शन को लेते हुए, ब्लॉक माइन करते हुए, दौरानिए में ये जो ट्रांजैक्शन है वो इंस्टेंटली इसका मतलब ब्लॉकचेन पे अवेलेबल नहीं होती, वो आपके पूल में जमा होती रहती हैं। मैंने कहा ना पूल है, पूल। आपके पास एक पोस्ट बॉक्स बना हुआ है, उस टाइम तक वो वैलिडेट तो नहीं हुई, तो ब्लॉकचेन का हिस्सा भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं हुई, तो वो जो डिले है उसमें हम कह सकते हैं कि इंस्टेंट नहीं होंगी चीजें अपडेटेड ब्लॉकचेन में। इंस्टेंट नहीं होती ना, 10 मिनट के बाद होती हैं। और वैसे भी आप जब ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजैक्शन करती हैं तो आपके पास टाइम आता है जिसको कहते हैं ब्लॉक एक्सेप्टेंस, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन का एक्सेप्टेंस टाइम। तो आप थोड़ा वेट करते हैं, जब भी आप ब्लॉकचेन पे ट्रांजैक्शन करेंगे, बिटकॉइन की कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे, तो आपके पास एक पीरियड आता है कि भाई 7 ब्लॉक, आपकी ट्रांजैक्शन 7 ब्लॉक पुरानी हो गई, तो 6 ब्लॉक का आई थिंक है शायद, कि भाई 6 ब्लॉक कंफर्मेशन हो जाए तो फिर आपकी ट्रांजैक्शन कंफर्म्ड है, ठीक है। तो कंफर्मेशन में टाइम लगता है। उस टाइम तक जब तक ये 10 मिनट का डिले है, तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वगैरह ब्लॉकचेन पे हम जैसे बैंकिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ये क्रिटिकल एप्लीकेशंस होती हैं, उस वक्त तक तो एक्सेप्टेड ट्रांजैक्शन में फिर डिले रहेगा, वो कभी नजर नहीं आएगा। ट्रांजैक्शन स्लो है यहाँ पे, ब्लॉकचेन पे स्लो ट्रांजैक्शन है ना, इसलिए तो उसका थ्रूपुट स्लो है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये कैसे क्रिटिकल एप्लीकेशन में यूज किया जा सकता है इसको, जैसे बैंक को रिप्लेस करने की बात करते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये है कि एक ब्लॉकचेन के अंदर बिटकॉइन जो है वो एक एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन ने प्रूफ कर डाला है कि विदाउट एनी सेंट्रल अथॉरिटी आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स ट्रांसफर कर सकते हैं किसी के पास भी पूरी दुनिया में। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बैंक्स कांट डू इट, बैंक्स ये नहीं कर सकते। एक तो बैंक का सिस्टम बहुत पुराना है, उसका जो स्विफ्ट का सिस्टम है और बाकी सारे सिस्टम है वो वैसे ही बहुत पुराने हो गए, ठीक है। उनको तो वैसे ही मैनेज करना एक अजाब का काम हो गया उनके लिए, और बीच में फिर बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, हर कंट्री के अपने रेगुलेशंस हैं। आप सोचे तो सही कि आपको अगर यहाँ से किसी को जो है वो मैक्सिको में पैसे भेजने हैं तो आप कैसे भेजेंगे? पाकिस्तान से आप भेज के बताएं। बिटकॉइन से ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपके 1 हफ्ते में पहुंचेंगी पेमेंट वहां पे। यहाँ तो 10 मिनट में, यहाँ तो 10 मिनट में पहुंच रही है। बैंकिंग सिस्टम इस वक्त इंटरनेशनली लिंक है ना, बैंक वायर ट्रांसफर होता है तो वो इंस्टेंटली होती है आमतौर पे। आप बताएं ना मुझे, आपके पास पैसे अगर यूएस से आने कितने टाइम में आते हैं? मेरे पास तो 3 दिन में आते हैं, कभी कभी हफ्ता भी लग जाता है। उससे जल्दी बताएं मुझे, उससे जल्दी आ जाता है। तो सर लोकल ट्रांजैक्शन तो इंस्टेंट होती है, तो उसमें फिर ब्लॉकचेन। लोकल की बात ही नहीं कर रहा मैं, तो ग्लोबल की बात कर रहा हूँ। जब भी आप ब्लॉकचेन की बात करेंगे ग्लोबल बात करेंगे, लोकल नहीं बात करेंगे। सही, तो इसमें डिले रहेगा। ये 10 मिनट प्री डिफाइंड टाइम है सर?
10 मिनट है। उनका जो एल्गोरिथम है वो 10 मिनट का डिले कर रहा है, और इस डिले के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो लेटेंसी, वो मैसेजेस का डिलीवर होना, ये सारी चीजें वो कवर अप कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि भाई पूरे नेटवर्क के ऊपर ये मैसेज डिलीवर हो जाए, उसके लिए एक टाइम चाहिए उनको। तो ये जो 10 मिनट का टाइम है ये इंपॉर्टेंट है, और 10 मिनट का टाइम वैसे ट्रांजेक्शन्स में बहुत कम है एज कम्पेयर टू दूसरी ट्रांजेक्शन्स के अंदर। ओके, अब एक सेकंड लिंक क्वेश्चन है कि अगर कोई भी माइनर ब्लॉक 10 मिनट में भी ऐड ना कर सके तो फिर ये इससे भी ज्यादा क्या डिले होता है? अगर 10 मिनट में वो नहीं कर सकेगा तो दूसरा तो कर लेगा ना। अगर कोई आप भी ना एक कर सके, अकेले थोड़ी, ऐसा नहीं होगा। अगर कोई ना ऐसा कोई कर हुआ, ही लेगा। अगर ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करेगा कि उस, मतलब मिसाल के तौर पे अभी आपको जो रेस लगानी है, ठीक है ना, मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर अभी आपको रेस लगानी है, सपोज 1000 मीटर की रेस लगानी है, ठीक है, 1000 मीटर दौड़ना है और वापस आना है, तो वो देखेगा कि पूरा नेटवर्क में कोई भी 1000 मीटर जो है वो 10 मिनट में नहीं कर पा रहा, तो वो उसको कम कर देगा, 7000 कर देगा, कि भाई 7000 कर दो उसको। एल्गोरिथम जो है वो उसको एडजस्ट करेगा। यस, एल्गोरिथम एडजस्ट करेगा कि भाई डिफिकल्टी ज्यादा हो गई है, इसको कम कर दो। और आगे ये बढ़ेंगे हर हम। ब्लॉकचेन में डिफरेंट टाइम होगा, मतलब इथेरियम की अलग हर ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन में अलग है, अलग है बिल्कुल। जी जी जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो इंसेंटिव होता है, जो ब्लॉक होता है, वो उसको रिसीव होता है जो सबसे पहले किसी भी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करता है। जी जी। तो जो, लेकिन कंसेंसस के लिए जरूरी है कि जितने भी नोड्स हैं सारे उसको वेरीफाई करें, ऐसे ही है? जी जी। तो मैं पूछ रहा हूँ, जब इंसेंटिव तो सब उसी को मिलेगा जिसने सबसे पहले वेरीफाई किया है, तो बाकी लोग इतनी, मतलब क्योंकि उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए कुछ पावर कंजम्पशन होती होगी, कॉस्ट लगती होगी, तो बाकी लोग वो चीज क्यों खर्च करेंगे जब उनको इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा? इंसेंटिव उसी को मिलेगा जो सबसे पहले जिसने वेरीफाई किया था। बाकी लोग इसलिए करेंगे क्योंकि नेक्स्ट राउंड जो शुरू होगा, वो नेक्स्ट राउंड उनको जल्दी शुरू करना होता है ताकि उनका लेजर अपडेट हो जाए और फिर वो नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें। अगर आपने अपना लेजर अपडेट नहीं किया तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकेंगे, और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपका जो जीतने का ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सारे के सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको लेजर अपडेट करना है और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो इतने उनके जीतने का चांस है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, बोलिए। जी सर, मेरे दो क्वेश्चंस हैं। एक तो ये जिस तरह ब्लॉकचेन में जो ये जो कॉइन्स बने हुए हैं, बिटकॉइन या इथेरियम, तो ये जब इन्होंने बनाए थे तो उस वक्त इन्होंने कॉइन्स जनरेट किए थे जिस तरह पेपर करेंसी क्रिएट होती है उस तरह, या ये इसका क्या तरीकेकार था, या अभी भी अगर मजीद नए जो कॉइन्स, मतलब अगर बिटकॉइन का कर लें तो बिटकॉइन या इथेरियम, तो नए जो ऐसे ही होते हैं। जब आपकी नई ब्लॉकचेन होती है तो उसमें फिर क्या करते हैं कि वो लोग पहले से कॉइन जनरेट करके मार्केट में पब्लिश करते हैं। इसको आईसीओ कहते हैं, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है। ये कौन करता है सर? जो ब्लॉकचेन रिलीज कर रहा होता है। अच्छा, मतलब जिन्होंने क्रिएट किया है वो भी, मतलब फिर इस तरह से ये सेंट्रलाइज उस तरह से नहीं हो गया कि वो जनरेट कर रहे हैं कॉइन, तो सेंट्रलाइज नहीं हुआ ना। देखें, सेंट्रलाइज तो फिर भी नहीं हुआ, क्योंकि सेंट्रलाइज कैसे होगा, एक सिस्टम तो नहीं है, सब अपने ठीक है, अपने सिस्टम लगा वो मैं समझ गया हूँ, लेकिन जो अगर जो कॉइन जनरेट कर रहा है तो वो अपने पास ज्यादा नहीं रखेगा कोई इस तरह का सिस्टम? हाँ रखते हैं, ऐसे ही है। ऐसा ही है। अभी भी सतोशी नाकामोटो के पास जो उनके अकाउंट है उसमें एक बैलेंस पड़ा हुआ है, होल्ड है बैलेंस वो। तो जो कर रहा है, जो बना रहा है ब्लॉकचेन, वो तो अपने रखेगा, बिल्कुल रखेगा। अच्छा, क्योंकि मैंने शायद इधर ही कहीं स्लाइड में पढ़ा था कि यही जो है वो जो एक दूसरी करेंसी का या जो ब्लॉकचेन के अलावा जो सिस्टम है उसका जो सलूशन वो पेश कर रहा है ब्लॉकचेन, वो यही है कि जो अथॉरिटीज हैं वो मतलब अपने आप को अमीर तरीन ना कर लें, तो इसका अमीर कोई तरीन हल से नहीं कोई है। मकसद नहीं है इसका, अमीर तरीन से कोई मकसद नहीं। कंट्रोल एंड ओनरशिप इज अ प्रॉब्लम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। बोले। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी पीछे एक बात हुई थी कि मतलब जो नोड्स हैं उनको आप अपने साथ मिलाएंगे तो वो मतलब नहीं मिला सकते, मुश्किल है, तो वो नामुमकिन तो नहीं है? मतलब अगर 51% है, 51% ये हमने अपने क्लास साथ जो मिलाना है, है। देखिए ये क्लास अगर 10 बच्चों की क्लास होती तो मुश्किल नहीं था,
लेकिन अगर ये 260 लोगों की क्लास है तो मुश्किल है। लेकिन बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जितनी मतलब किया जा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सकता है। जितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सिस्टम, उतना उसको करप्ट करना मुश्किल होगा। ठीक है जी, लेकिन ओके। नामुमकिन नहीं होगा। नहीं, नामुमकिन से मुराद मेरी ये है कि जितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा उतना नामुमकिनात में से होता जाएगा ना। मतलब मैं अगर ये आज की क्लास जो है वो 1000 लोगों, अगर 1000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आप जो है इसको करप्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए कितना मुश्किल है ये। 1000 लोगों को आप कर सकते हैं, कैसे कहेंगे कि हाँ मैं मुमकिन है ये मैं कर दूंगा, आपको बहुत ज्यादा दौलत डालनी पड़ेगी। तो मसला ये है कि नामुमकिनात में से कुछ नहीं है, अगर कम है तो ये पॉसिबिलिटी है। तो इसीलिए हम पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है, लेकिन जितना सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड होगा उतना मुश्किल होता जाएगा उसको करप्ट करना। ठीक है जी, नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम, उस्मान यार फ्रॉम फैसलाबाद। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब 50% आप लेजर्स को अपडेट करना पड़ता है, या 50% नोट्स को इंफॉर्मेशन जानी पड़ती है वो वेरीफाइड होने के लिए। तो इसमें पूरे नेटवर्क में ये 50% लोगों के पास जाएगी या 50% नोट्स के पास जाएगी, तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी, या ट्रांजैक्शनल जिसे देखिए कॉस्ट कहते हैं हम लोग? 51% का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। 51% इज अ डिफरेंट थिंग। 51% की कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही है। मसला ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो 51% की बात होगी। जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा तो सबको सब काम करने हैं, सबका लेजर जो है वो पूरे नेटवर्क का अप टू डेट होगा, जिसका नहीं होगा वो आउट हो जाएगा उसमें से, नेक्स्ट राउंड में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो बात ये है। नेक्स्ट सर, आई वांटेड टू आस्क कि आपने कहा कि पहले पैकेज बनेगा और उस पर स्टैंप लगेगी और वो लेकर भागेगा उसे, ठीक है, और एट द एंड ऑफ जी एट द एंड उसको वैलिडेट करना होगा, ठीक है, उस बॉक्स को। तो उस वैलिडेशन के दौरान ये चेकिंग होगी कि कोई फाउल प्ले तो नहीं हुआ। अब बेसिकली ये फाउल प्ले टेक्निकल टर्म में इसको जरा थोड़ा सा मुझे समझा देंगे। फाउल प्ले अगर होगा तो क्या हो सकता है फाउल प्ले इस पूरे प्रोसेस में? फाउल प्ले ये हो सकता है कि उसने ट्रांजैक्शन कोई नहीं सही वैलिडेट की हुई, ठीक है, गलत ट्रांजैक्शन उसने ऐड अप कर दी है उस लेजर के अंदर, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि जो उसने प्रूफ ऑफ वर्क जनरेट, जो उसने हैश जनरेट किया है, एक्चुअल में तो क्या होता है, हैश जनरेशन होती है ना, वो हैश जो है वो किसी कैलकुलेशन के बेस के ऊपर जनरेट होता है। अगर मैं उस कैलकुलेशन को ब्रेक कर दूं और मैं उसके अंदर वो वाला काम ना करूं जिसको मैं प्रूफ ऑफ वर्क कह रहा हूं, ठीक है, वो नॉन सिनिकल वैल्यूज उस तरह से जनरेट ना करूं और मैं किसी फार्मूले के हिसाब से उसको जनरेट कर दूं, तो होगा क्या कि वो हैश मैच नहीं होगा उस एल्गोरिथमिक पजल के हिसाब से। तो मैं उस हैश को भी वैलिडेट करूंगा। कहीं उसने ऐसी तो आवाज नहीं लगा दी, उसने हैश को वैलिडेट भी नहीं किया और ऐसी आवाज लगा दी कि भाई मैंने कर लिया, तो जी जी ठीक है, वो वैलिडेट होगा इसलिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट। ओके जी, नेक्स्ट और गई है। यार अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। जी आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने पहले मैंने वो उसका प्रूफ ऑफ वर्क का पूछा, तो फिर मुझे उसके बाद फिर थोड़ा सोच के मैंने करा, तो मैं उसके जो फ्लो है उस पर थोड़ा क्लियर नहीं था, तो मैंने फ्लो बनाया, तो आप बता दें अगर सही है ट्रांजैक्शन का। जी जी प्लीज बोलें। पहले ट्रांजैक्शन जो होती है इनिशिएट होती है, फिर वो जो है ब्लॉक में इंक्लूडेड हो जाती है, फिर सारी नोट्स जो से हैं वो ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं कंसेंसस से, फिर जो है वो ट्रांजैक्शन जो है उसको फिर प्रूव करना होता है कि वो वैलिड है प्रूफ ऑफ वर्क से। सॉरी मैं नहीं समझा आपकी बात। मतलब क्या ये जो मैंने जो अभी बताया, ये क्या इसका जो मतलब फ्लो है